ठीक है। Yes. अब आप सभी ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? तो चलें जी, आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एचआर, दैट इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट। तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट भी पहले ये होता था कि एचआर ही की एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, एक ही रिसोर्स होता था जो एचआर मैनेजर होते थे या एचआर एग्जीक्यूटिव या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दो तीन चीजें होती थी। या पेरोल होता था। कंपनसेशन एंड बेनिफिट को इस तरह बाइफरकेट भी किया जाता था, या इतना यानी सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाया गया था इससे पहले प्रीवियसली ना। तो पेरोल होता था, हायरिंग करनी होती थी या फायरिंग करनी होती थी या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने होते थे एचआर में। लेकिन अब पूरे का पूरा रिवार्ड मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो डिवाइस कर दिया गया है, और कंपनसेशन एंड बेनिफिट को भी इस पूरी डिटेल से डिस्कस किया जाता है। और इसकी भी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। अब आपने देखा होगा अभी कि कंपनसेशन एंड बेनिफिट में ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, मैनेजर कंपनसेशन एंड बेनिफिट चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए जी, जीएम कंपनसेशन बेनिफिट होते हैं, डायरेक्टर कंपनसेशन एंड बेनिफिट। ये पूरे का पूरा एक स्ट्रीम चलती है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से कि पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। हम अलग नॉर्मली देखा ये जा रहा होता है और समझ ये लोग रहे होते हैं कि जी कंपनसेशन एंड बेनिफिट क्या इतना पूरा रखते हैं लोग, कि एक ही एक्टिविटी होती है, महीने में एक दफा सैलरी देनी होती है और यानी पेरोल चलाना होता है और उसी को रिपीट करना होता है, तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रिवार्ड बेसिकली ये पूरे का पूरा रिवार्ड मैनेजमेंट का सिस्टम है जिसको लेके चलना होता है। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को जस्ट मैं अल्ताफ साहब आपको म्यूट करता हूँ, राइट जी। तो इस पूरे सिस्टम को हम लेके चलते हैं और आज इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कंपनसेशन एंड बेनिफिट में यानी कि रिवॉर्ड मैनेजमेंट जो है उसके अंदर कौन कौन से सब कंपोनेंट शामिल हैं, कौन कौन से इसके पॉस्टुलेट्स हैं, इसके सेलिएंट पॉइंट्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। और कई चीजें हैं जिनको आमतौर पर पहले समझा जाता था कि शायद ये कंपनसेशन एंड बेनिफिट का पार्ट ही नहीं है, लेकिन अब उनको कंसीडर किया जाता है कि दिस components are also the part of compensation and benefit। और मैम अंबर नवीद आज के सेशन को फैसिलिटेट करेंगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा और शामिल होंगे। बहुत से लोग हैं जो हमें बाद में लेटली ज्वाइन करेंगे, तो जैसे कि आमतौर पे होता है, तो हम उनको मटेरियल शेयर कर देंगे और रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, और जब बाद में वो ज्वाइन करते हैं तो उनको भी हम लूप में ले लेंगे अपनी उसमें डिस्कशन में, राइट। Now I am handing over this forum to Ma'am Amber, and I'm requesting her to please start the session. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा आज इंटरनेट थोड़ा सा वीक है, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है। आई एम गोइंग टू शेयर द प्रेजेंटेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट, जैसे मंसूर साहब ने अभी अभी बहुत अच्छा से इसको इलैबोरेट कर दिया और थोड़ा सा हमें बता भी दिया कि कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं। कभी भी किसी कंपनी में जब हम स्टार्ट करते हैं काम, तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि जी व्हाट आर दी बेनिफिट्स, व्हाट आर, हमें यहाँ पे जाने का क्या फायदा है, हम क्यों यहाँ पे जॉब ले रहे हैं। और सिर्फ सैलरी के लिए तो हम यहाँ काम नहीं करते, हम बेनिफिट्स के लिए करते हैं, कंपनसेशन के लिए करते हैं। अब वही डिफरेंस हमने देखना है कि कंपनसेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, पे डे क्या है, बोनसेस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं that what is the agenda of compensation and benefit, CNB। फाइनेंशियल मोटिवेशन है, मार्केट इंटेलिजेंस, HR ऑडिटिंग, competitiveness, compensation strategy, compensation policies, HR reporting, and budgeting. These are the components of compensation and benefit. This is a process। इस process को आप ऐसे देखिए कि हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह से किस डिफरेंट टाइम्स पे आपको मिल रहे होते हैं। सबसे पहले आपको सोशल सिक्योरिटी है, देन पर्क्स एंड बोनसेस,
हम लोगों को ज्यादा किन चीजों का पता होता है? पर्क्स एंड बोनसेस का। फिर एम्प्लॉय अलाउंसेस कि कितना अलाउंस, किस चीज का कितना अलाउंस है। फिर पे रेज जिसको इंक्रीमेंट कहते हैं। देन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हमें बहुत ज्यादा होता है कि हम अगर इस कंपनी में काम करें तो हमें किस तरह की हेल्थ की फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। पेड वेकेशंस, मील ब्रेक्स एंड अचीवमेंट अवार्ड्स। अब पहले देखते हैं कि व्हाट आर कंपनसेशन। कंपनसेशन में क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनसेशन है। To some extent, to some organizations, there is profit share, market orientation, bonus payments, and global programs and evaluation. फिर हमारे पास बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये डिफरेंस है कंपनसेशन में और बेनिफिट्स में। बेनिफिट्स में क्या है? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, इट्स अ बेनिफिट। हेल्थ मेंटेनेंस, इट्स अ बेनिफिट। रिटायरमेंट प्रोविजन, recognition and allowances. Now, what is compensation and benefits in HRM? Compensation and benefit in HRM refer to the salary, monetary, and as well as non-monetary privileges provided to the employee at the workplace by the organization. It is a primary tool of the human resource manager to bring out the best potential of the employees in their work. जब हम यहाँ बात करें कि HRM बेनिफिट्स में HRM को कैसे रेफर किया जाता है, तो सैलरी तो सबको मिलती है, इट्स अ पे जिसके लिए आप काम करते हैं, विच इज अ मॉनेटरी बेनिफिट। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या हैं? ये प्रिविलेजेस क्या प्रोवाइड कर रही है? जगह वर्क प्लेस पे आप जा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या दे रही है? ये आपका प्राइमरी टूल है टू रिटेन द एम्प्लॉय or to bring out the best potential out of their employees, because this is what is different than others. Maybe in some companies there is only salary, there is no other non-monetary privileges provided to the organization, provided to the employee. So that organization has to work more. But if you're providing privileges and benefits, there are more chances that the human resource can bring out the best out of their employees. Objectives of compensation and benefits: control the inoccurring cost of the organization. inoccurring cost को भी हम डिस्कस करते हैं कि what is the inoccurring cost of the organization, उसको हम कैसे compensation benefits कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. To enhance the overall motivation of an employee. Overall motivation employee की कैसे हम improve कर सकते हैं by providing compensations and benefits. To improve the comprehensive company's ranking on social platforms in terms of employee motivation and satisfaction. You know, today's today's the digital world, and this digital world may the social handles are very important, and the social visibility is very important. So if the company is providing such benefits and compensations or socially, उसको अगर सोशल एंड डिजिटल मीडिया पे एंड सोशल हैंडल्स पे अगर वो शेयर कर रहे हैं, तो वो उनकी कंपनी की रेटिंग को या उसकी स्ट्रेंथ को, रैंकिंग को बढ़ाती है. Long term retention of the employee, of course, if you are providing them compensations and benefits, जिसमें retirement plans हैं या उसमें health insurance है और इसमें different organizations में different तरह की benefits दिए जाते हैं, तो उससे employee की retention बढ़ती है. Payment must meet the employee's overall needs and expectations in return for the work done. जो भी पेमेंट इनको की जाती है एम्प्लॉयज को, हम करते हैं इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ओवरऑल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न ऑफ द वर्क डन. जो काम वो कर रहा है उसके एक्सपेक्टेशन, उसके रिटर्न के हिसाब से, जितना काम करे उतना उसको रिटर्न हम कैसे दे सकते हैं बेनिफिट्स एंड कंपनसेशंस के थ्रू. टाइप ऑफ कंपनसेशन, there is one is the direct compensation and the other is indirect compensation. The direct compensation क्या होगी? Let's discuss that. अगर हम आपसे मैं discuss करूं before we move on, that what do you understand? What is direct compensation? What do you understand by direct compensation? I think this means monetary, जो पैसे मिल रहे हैं, that Yes. direct.
डायरेक्टली जैसे आपको कोई बोनस मिल रहा है, कोई मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा है, जिसमें डायरेक्टली आपको कोई चीज मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट कंपनसेशन. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. Okay, indirect compensation. Abhi, now let's move on. So compensation का फ्रेमवर्क है, लेट्स डिस्कस दैट फ्रेमवर्क. पहले आपके पास है बेसिक सैलरी है. बेसिक सैलरी आपको, उसके बाद आपकी फिक्स सैलरी है, गारंटीड पे है, जो पे आपको मिलनी ही मिलनी है, वो फिक्स्ड पे बन जाती है. बेसिक सैलरी आपको जब कोई एम्प्लॉय हायर हो जाता है, तो बेसिक सैलरी दैट पर्सन गोइंग टू गेट दैट बिकम्स हिज फिक्स्ड पे. फिर वेरिएबल पे क्या हो जाती है, जैसे टोटल कैश में चला जाता है, जो टोटल कैश उसके हाथ में कितना जा रहा है, कैश इन हैंड कितना जा रहा है, जिसपे टैक्स कटता है आपका, या अपनी कोई और कंपनसेशन के लिए अगर कोई प्रोविडेंट फंड है या उसकी डिडक्शंस हो रही है, तो टोटल कैश आपके पास कितना जा रहा है. फिर उसके बाद है टोटल डायरेक्ट कंपनसेशन, जो है बेनिफिट्स एंड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स क्या है. जो लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स हैं वो आपकी इसी पे, कुछ इस पे में से आप जैसे ग्रेजुटी हो गई या प्रोविडेंट फंड हो गया, वो टोटल कैश से हट के आपको जो मिल रहा होता है, वो दैट इज अ लॉन्ग टर्म इंसेंटिव और अ बेनिफिट दैट इज प्रोवाइडिंग कंपनसेशन, डायरेक्ट कंपनसेशन है ये. फिर अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं, वो इनडायरेक्ट कंपनसेशन है. टोटल रिम्यूनरेशन क्या है आपके पास, और फिर इमोशनल रिवॉर्ड क्या है, टोटल रिवॉर्ड आपको क्या मिल रहा है, जो इमोशनल रिवॉर्ड में चला जाता है. नाउ लुक एट दिस फ्रेमवर्क अगेन. एक बेसिक पे, तो एवरीबडी गेट अ बेसिक पे. जो आपकी फिक्स्ड पे है, जो गारंटीड आपको मिल रही है, जो बेसिक पे है वो गारंटीड मिल रही है. फिर फिक्स्ड पे इज वेरिएबल, जिसमें मे बी आपने कोई टीएडी आपका ऐड हो गया, या आपको कोई किसी चीज का अलाउंस मिल गया, तो वो वेरिएबल पे हो गई. फिर टोटल कैश आपको उसके बाद मिला. टोटल कैश हुआ जो कैश इन हैंड है, जिसमें आपका बेसिक पे है, फिर उसमें वेरिएबल पे आपकी आ गई, और टोटल कैश इन हैंड हो गया. तो ये सब चीजें आपको एक बेसिक पे से ऊपर लेके जा रही है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टोटल डायरेक्ट कंपनसेशन कितनी आपको मिल रही है, जिसमें आपके बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स हैं. वो जब आप वहां लॉक कर देते हैं, मे बी इसमें आपकी प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, कोई रिटायरमेंट प्लान है, तो वो यहाँ पे आपको इससे आगे वो क्या लेके चलता है. फिर अलाउंसेस आपको मिल गए. वो अलाउंसेस आपको ऐड होते हैं, तो जब अलाउंसेस आपकी उसमें सैलरी में ऐड होते हैं, तो दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, अ हैप्पी फीलिंग. दैट इज एन इमोशनल रिवॉर्ड. एंड टोटल रिवॉर्ड जो होता है, यू बिकम हैप्पी. एंड व्हेन द एम्प्लॉय बिकम हैप्पी, इट इज देयर इज the retention is on a higher side of the higher side. Direct compensation, it enables the employers to make sure that employees are getting paid without any biasness inside the premises of an organization. All the benefits, including the employee's salary as well as health related benefits, are included in the type of compensation. जो डायरेक्ट कंपनसेशन है, उसमें अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपने कराई हुई है, तो वो उसकी कुछ कुछ कंपनीज में उसका अमाउंट आपको मिल जाता है, तो वो भी डायरेक्ट कंपनसेशन में चला जाता है. कुछ कंपनीज में वो आपको अलाउंस उस तरह से नहीं मिलता, बट यू गेट इंश्योरेंस. जो इंश्योरेंस होती है दैट बिकम जब आपको जरूरत होती है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, तो वो इनडायरेक्ट कंपनसेशन हो जाती है. एंड देन जैसे आपको सैलरी के अलावा कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या जैसे मैंने अभी आपको बताया कोई टीएडीए मिल रहा है, तो वो आपकी डायरेक्ट मनी मिलती है आपको, तो दैट बिकम्स योर डायरेक्ट कंपनसेशन. Indirect compensation indirectly motivates the employee. It doesn't involve the direct transfer of money between the two parties. ऐसा नहीं है कि आपको इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि जो अकाउंट में पैसे आने वो हमने डायरेक्ट कंपनसेशन में देख लिए हैं. ये वो पैसे हैं जो आपको अकाउंट में नहीं आ रहे. और instead the employees are helped with multiple other beneficial things instead of getting benefits in cash. It eventually creates a sense of belonging and admiration by the company. अब जो इनडायरेक्ट कंपनसेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए इनडायरेक्ट कंपनसेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
So, component of compensation: analysis of job, description of job, evaluation of job, pay structures, salary related researches and surveys. ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें ये है कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कॉम्पनसेशन में जाएंगे. बिफोर वी गो टू दिस स्लाइड, व्हाट आई वांट यू टू डू इज, नाउ वी हैव अबाउट 1 2 3 4 5 लोग हैं. हम एक डिस्कशन करेंगे जिसमें आई वांट दैट यू शुड डिस्कस ऑन डायरेक्ट कंपनसेशन कौन सी और इनडायरेक्ट कंपनसेशन कौन सी है. इफ द एम्प्लॉय हु इज ऑन अ मैनेजरियल पोस्ट, what kind of direct compensation he is getting and what kind of indirect compensation a person is getting from an organization, or you think that the person should get. Let's discuss on that and then we will move on. So the question is that at a managerial position, what kind of direct compensation and indirect compensation will help an employer to retain the employees. So let's start discussion. And I don't think so we need to go into breakout rooms. We are only या इधर ही कर हम लेंगे, इसी फोरम पर इस कर फोरम पे सकते कर हैं. लेते हैं जी, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना. यस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में वेरी कर रही होती है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनसेशन, तो उस हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बोनसेस भी मिल रहे होते हैं, और भी प्रिविलेजेस मिल रहे होते हम्म हैं, क्लब की हम्म मेंबरशिप्स मिल रही होती हैं, या हम्म और इस तरह की एक्सकर्शंस वगैरह होती हैं, तो बहुत सी अगर देखें सर, जैसे मंसूर साहब भी डिस्कस करें, तो इफ यू हैव अ पेपर एंड पेन, write it down about the direct compensations and indirect compensations. Take 5 minutes. 5 minutes में हम ये लिख लेते हैं, indirect compensations लिख लें और एक साइड पे indirect compensations लिख लें, and then we'll discuss कि कौन सी किस में fall करती हैं. तो it's just take 5 minutes and write it down.
Okay. So, have you done that? Okay, direct compensation में who wants to add into direct compensation? चलें एक एक करके we just say one thing, one direct compensation. If I start with any one of you, वरना मैं मंसूर साहब से शुरू करते हैं. मंसूर साहब आप बताएं what is the direct compensation में कोई एक चीज. डायरेक्ट कंपनसेशन में देखिए कोई भी अलाउंसेस होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, आपका हाउस रेंट बीच में आ जाता है अगर सैलरी के अंदर आ जाता है ना, जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रहा एक ही होता बताना है आपने. है जी, वो सारा बाकी बाकी बताएं. हाँ, Anyone else? मैडम इंक्रीमेंट आ जाता है. Increment. बाकी और ट्रेवलिंग अलाउंसेस. दिए. Anyone else? Bonuses. Bonuses, yes. मैम 5%. क्या चीज? 5%. 5%? हमारी कंपनी में 5. यस सर. वो तो फिर हमारी कंपनी में सर हमारी कंपनी में एक एडवांटेज है. वी गेट 5% एवरी ईयर. अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग आप कह रही हैं. यस सर. यस सर. वो Profit वर्कर sharing. पार्टिसिपेशन फंड ना, लेकिन वो भी आप यस मैम. इसको तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाएगी ना, इनडायरेक्ट में आएगा क्योंकि आपको एवरी उसमें नहीं मिलता ना, फ्लेक्सिबल होता सर है. मैम हमें एवरी ईयर मिलता है. मैम हमें नहीं, एवरी ईयर मिलता है. एवरी मंथ नहीं मिलता आपकी, उसमें कैश में मिलता ओके है. ओके. यस मैम कैश में मिलता है. ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं. कोई और एनीबॉडी एल्स वांट टू ऐड? मेडिकल अलाउंस हो गए मैडम, और साथ में हमें वो भी मिलता है, ये एमफिल अलाउंस वगैरह जो होते हैं, पीएचडी या एमफिल अलाउंस. जो मेडिकल अलाउंस है वो आपको किस फॉर्म में मिल रहा है? वो कैश पे मिलते हैं मैडम, जो सैलरी का पार्ट होता है. ठीक है, जो सैलरी का पार्ट होता है. जी. ठीक है. एनीवन एल्स वांट टू ऐड? मैम आई हैव अ क्वेश्चन. जो रीइंबर्समेंट्स होती हैं वो भी डायरेक्ट कॉम्पनसेशन में आती हैं? फॉर एग्जांपल मेडिकल रीइंबर्समेंट्स हो गई जो आपके सैलरी में अगर आएंगी. आपको कैश में मिल रहा है तो यू आर गेटिंग द कैश, दैट इज अ डायरेक्ट कंपनसेशन, बिकॉज आपने जो खर्च किया आपको वापस मिल रहा है, तो वो इट्स रीइंबर्स, तो वो आपको डायरेक्ट कैश मिल रहा है. वो आपकी डायरेक्ट कंपनसेशन में आती है. ओके मैम ये फ्यूल गाड़ी की जो फ्यूल मिलती है, फ्यूल कार में अलाउंस होता है. जी. जी, फ्यूल और अलाउंस होता है. फ्यूल अलाउंस आपको कैश में मिलता है या आपको कार्ड में मिलता है? जी कैश में मिलता है, और कैश में. 200 अलाउड होता है ना, फॉर एग्जांपल 200 लीटर अलाउड है पर तो मंथ. उसमें आपको कैश मिल जाता है सैलरी में. जी जी. वो भी तो फिक्स होगा डायरेक्टली ना आप cost ना. तो डायरेक्टली चला गया आपकी सैलरी में. जी ये सब वो चीजें जो कि हाँ वो. टैक्सेस से रिलेटेड है. अच्छा, ये इसमें कंपनी कार जो है वो फिर इनडायरेक्ट कंपेंसेशन में चली जाएगी ना? हम्म, वो हर एक को तो नहीं मिलेगी ना. और फिर अब नाउ कम टू दी इनडायरेक्ट कंपनसेशन. इनडायरेक्ट कंपनसेशन में क्या क्या चीजें, आई स्टार्ट विद मंसूर साहब ताकि हम उधर से चेंज शुरू करें. देखिए इनडायरेक्ट कंपनसेशन में ना सम टाइम जो होती हैं बोनसेस होते हैं ना, वो आपके जैसे इन्होंने 5% बताया ना, तो 5% तो परसेंटेज में तो एक फिक्स है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना मिलना है. वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड होता है या प्रॉफिट में शेयरिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में. अब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद फिर वो दिया जाता है सबके सब एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना. जो 5% टोटल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब के बीच में ना. तो ये एक तरह से वो हो जाएगा इनडायरेक्ट. फिर स्टॉक ऑप्शंस की बात करते हैं तो वो भी फिर इनडायरेक्ट ही आ जाती है. कुछ कंपनीज हैं, अभी ये रवाज थोड़ा सा कम हो गया पाकिस्तान में, वरना ग्लोबली बहुत सी कंपनीज होती है ना, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की शेयर देती हैं, स्टॉक्स देती हैं. शेयर्स जो होते हैं. ये शेयर्स देती हैं तो वो भी होता है. और फिर शेयर्स के साथ एक वो ट्रिक ये करती हैं कि शेयर्स की मेच्योरिटी का एक पीरियड रख देती है ना, कि जी आप इतने साल और सर्व करेंगे, ये शेयर्स मेच्योर होंगे और फिर आपको ये मिल जाएंगे ना. तो इस तरह से भी होता है. तो इनडायरेक्ट कंपनसेशन में जी जी. आई वुड लाइक राहत टू प्लीज ऐड, क्योंकि शी इज फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर.
तो देयर इज अ इनडायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ बेनिफिट्स जो उनको मिल रहे होते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट देन वी गेट इन कॉर्पोरेट सेक्टर. So Rahat, would you like to add it? Ma'am, can you please repeat the question? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जैसे जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स एजुकेशन सेक्टर में जो टीचर्स होते हैं उनको मिलते हैं, या जो स्टाफ होता है उनको मिलता है, तो उसमें एक ऐसी वो उसमें आप कुछ हमें गाइड कर सकती हैं क्या मिलता है? मैम लीव्स इंकेशमेंट में मिलती हैं बाज कंपनीज में, बाज एजुकेशनल सेक्टर में कुछ स्कूल देते हैं. इसी तरह एनुअल लीव्स जो होती हैं. नहीं, बहुत बड़ा जो हमें फायदा है एजुकेशन सेक्टर में, दैट इज द बेनिफिट, चाइल्ड चाइल्ड बेनिफिट, बेनिफिट. कि आपको एक चाइल्ड आपके बेनिफिट. बच्चों की फी जो है वो एग्जाम्प्ट होती है, तो दिस इज अ बेनिफिट. उसमें आपको पैसे नहीं मिलते, दैट इज अ बेनिफिट. जिस जो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है जिससे आपकी रिटेंशन बढ़ती है, बिकॉज इफ योर चाइल्ड इज स्टडिंग देयर, सो मोस्टली पीपल और टीचर्स, मेल हो फीमेल हो, वो स्टे करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग बेनिफिट फॉर देम दैट दे आर गेटिंग, and they don't have to pay fee for their children. So this is a benefit which education sector can get. इसके अलावा और कोई और क्या चीज इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में आती है? एनीबॉडी एल्स? मैम मैडम ये जो पेंशन भी इनडायरेक्ट आता है ना, जी, और सेल फोन्स अगर किसी को दे दें वो भी इनडायरेक्ट कंपनसेशन में इनडायरेक्ट है. है, बिकॉज वो डायरेक्टली आपको नहीं मिल रहा, वो और सबको भी नहीं मिल रहा, सबको मिलता है या एक नहीं, दैट डिपेंड्स. सेल हेल्थ फोन जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ओवर टाइम पे भी इनडायरेक्ट में आएगा. देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिइम्बर्स होती हैं. तो रिइम्बर्स जो होती है वो तो कंपनसेशन, आपने खर्च किया आपको मिल गया वापस ना. ओवर टाइम भी आपने टाइम खर्च किया एक्स्ट्रा, तो आपको उस टाइम की कंपनसेशन मिल गई ना उस रेट से. तो वो बेशक फिक्स नहीं होती, लेकिन होती तो डायरेक्ट ही है ना. ठीक है, करेंगे तो नहीं, मिले. अगर ओवर टाइम को हम इनडायरेक्ट में डालेंगे या डायरेक्ट में डालेंगे? डायरेक्ट में डालोगे ना, जितना काम करेंगे नहीं, आप. डायरेक्ट तो सर वो पे मेरे ख्याल में जो डिफाइंड होती है कि मतलब आप कुछ भी और कुछ भी ना करें आपको मंथली वो मिल जाएगी. जी बिल्कुल. नहीं लेकिन नहीं, अगर आप फॉर देखिए एग्जांपल ओवर इनडायरेक्ट, टाइम करते हैं तो नहीं इनडायरेक्ट में ऐसे जैसे आप ट्रेनिंग्स कराते हैं आपको, दैट इज अ बेनिफिट. वो जी. आपकी इनडायरेक्ट कंपनसेशन या इनडायरेक्ट बेनिफिट है. जिस चीज के आपको पैसे मिल जाते हैं वो डायरेक्ट कंपनसेशन में चला जाता है. तो इस चीज अच्छा को मैम, कुछ कंपनीज जो है वो एनुअल लीव भी दे देती हैं एम्प्लॉयज को हम्म कि आप चले जाएं, मतलब ये है कि सिंगापुर चले जाएं विजिट हाँ, पेड करने. वेकेशन जिन्हें कहते हैं. हाँ जी. और तो चाइल्ड केयर बेनिफिट देते हैं, जिस तरह ये जी वर्कर्स को स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों हम्म, को. तो जी. जी ये सब वो चीजें जो आपकी इनडायरेक्ट कंपनसेशन में जाती है. नाउ लेट. सबको मिल रही ना, वो सबको नहीं मिल रही, किसी किसी को मिल रही है ना. आपको ट्रिप दिया जा सकता है सिंगापुर का. ठीक है, पेड लीव दी जा सकती हैं. तो वो फिर इनडायरेक्ट में आ, क्योंकि मुतय्यन नहीं होता ना. ओवर टाइम इस तरह मुतय्यन करता हूँ मैं आपको कि जितना आप काम करेंगे उसके बदले में आपकी जितना पे का स्केल होगा ना, और जो आपको पे मिलती है उसी से कैलकुलेट होती है. आपने 8 घंटे को बजाय 10 घंटे काम किया, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा जो काम किया उसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी उसी रेट से, जिससे लेकिन वो उसको हम बेनिफिट कह सकते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट. इनडायरेक्ट नहीं. इनडायरेक्ट नहीं है ना, वो डायरेक्ट है वो ना. चलिए अब हम विल गो टू सर द जो कुछ जी बोलिए. सर कुछ लीव्स मैम, कुछ लीव्स जो इनकैश हो जाती हैं वो किस में आती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट बेनिफिट है आपका वो. लीव इनकैशमेंट ना, वो अगर आपने ना, अब अगर छुट्टी यस कर ली ना तो फिर आपको तो नहीं मिलेंगे. लेकिन आपकी छुट्टियां बच गई ना, तो उसी रेशो से, और वो एक सर, फिक्स होती है. हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक 16 लीव्स हम इन कैश करा सकते हैं अपने ड्यूरिंग हमारे 1 ईयर के अंदर. और बिल्कुल बाकी जो वैसे तो हमारी 34 छुट्टियां हैं, मगर हम 16 इन कैश करा सकते हैं सिर्फ. बिल्कुल. तो वो पूछना था, वो डायरेक्ट में आएगा इनडायरेक्ट में? वो आपका क्योंकि स्पेशल उसके ऊपर है, तो ये इनडायरेक्ट में आएगा, क्योंकि ये एक एडिशनल बेनिफिट आपको कंपनी ने दिया हुआ है. ओके ओके मैम. चलिए लेट्स मूव ऑन. अब हम देखते हैं मैडम ये कंपनी. जो अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, ये चीजें ये भी ये इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट, आती हैं. ये सब इनडायरेक्ट में आते हैं, क्योंकि आप उसके लिए परफॉर्मेंस के ऊपर मिलता है ना आपको, तो ये आपकी इनडायरेक्ट कंपनसेशन है जो आपको एंगेज रखती है कंपनी के साथ. सही.
रिवॉर्ड है ना ये। अब द कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन क्या है, अगर आपने बनाना है तो कौन से कंपोनेंट्स के ऊपर आप काम करेंगे तो आप कंपनसेशन एंड बेनिफिट के ऊपर काम कर सकेंगे। जॉब एनालिसिस करेंगे पहले, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब के, ये जॉब का इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इस बंदे ने इसमें करना क्या है, फिर वैल्यूएशन ऑफ द जॉब होएगी, उसको एवेल्युएट करेंगे, फिर पे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और फिर पे स्ट्रक्चर के बाद आप सैलरी रिलेटेड रिसर्चेस एंड सर्वेस करेंगे कंपनसेशन का कंपोनेंट बनाने के लिए, कंपनसेशन का जो प्रूफ बनाने के लिए कि हम कैसे कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे कंपनी को। ओके, जॉब एनालिसिस में क्या करेंगे, कंट्रोल द इनअकरिंग कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस द ओवरऑल मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय। ये सब चीजें हमने पहले डिस्कस की हैं। इसमें आपके जॉब का एनालिसिस हो रहा है, रिटेंशन कर रहे हैं, उसके अंदर हम सोशल मीडिया के ऊपर हम डालेंगे, उससे हमारी कंपनी की रैंकिंग अच्छी आ जाएगी, एम्प्लॉयज की मोटिवेशन बढ़ जाएगी। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आएगी, जॉब डिस्क्रिप्शन प्लेज अ क्रूशियल रोल बाय बीइंग द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ द एंटायर सिलेक्शन सिस्टम ऑफ अ कैंडिडेट एंड देयर कंपनसेशन। कैंडिडेट की सिलेक्शन और जो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करनी है कंपनी ने। डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डिफरेंट जॉब्स आर मेड डिफरेंटली और फॉर द सेम प्रोफाइल्स आल्सो इट मेड एज वन फॉर द होल फैमिली। हर डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन आप बनाते हैं डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट होती है, बट इन सम कंपनीज एक ही रोल एक ही तरीके से कंपनसेशन बना दी जाती है फॉर ऑल। so when you work on job description तो उसमें सबसे पहले होता है सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो ये होता है कि इस जॉब के लिए what is the salary which you providing to the employee, and उस सैलरी के ऊपर आप फिर देखते हैं कि जो आप सैलरी दे रहे हैं उसके ऊपर उसको क्या compensations दे रहे हैं, because that depend on the compensations to get a right or a good employee for that particular job role. Evaluation of the job. Candidates often feel the comparison of different jobs in quintessential. It allows them to have a basic idea about the compensation model followed by various companies for the same profile. Once the candidate makes the comparison, he selects the best suitable company in terms of compensation level. जब हम जॉब की बात करते हैं, जॉब एवेल्युएशन की, इफ यू आर हंटिंग अ जॉब एंड सर्चिंग फॉर अ जॉब, तो एक फॉर एग्जांपल मैनेजरियल लेवल के लिए जॉब सैलरी की एक ब्रैकेट है जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके सब कंपनीज में मिल रही होती है। बट इफ यू हैव टू सिलेक्ट अ जॉब, व्हाट वुड बी इन योर माइंड, ओनली द सैलरी or you will see the what perks and benefits and the compensation you are getting. So the compensation what the company provides plays a vital role in an employee's mind to opt that job. किसी भी प्रोफाइल के लिए जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब अप्लाई करते हैं तो सैलरी ब्रैकेट तो एक है, वो तो सबको मिलना है, बट जो रिटेंशन के ऊपर हमें काम करता है, जो हेल्प करता है और जो हमें राइट पर्सन ढूंढने में हेल्प करता है, दैट इज द बेनिफिट्स and the perks and compensations which we are offering to that job role. Pay structures. The pay structure allows the companies to standardize the overall compensation strategies. Also, it often comes up with the grading system. Here, each grade comprises the maximum fixed salary, and with the increase in it, the compensation takes a peak to under the predefined maximum range of it. इस चीज में देखेंगे, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो वहां पे डिफरेंट ग्रेड्स के लोग होते हैं और हर ग्रेड का अपना पे स्ट्रक्चर होता है और उनसे उसी से रिलेटेड उसकी कंपनसेशन की स्ट्रैटेजीज बनी होती हैं। सेम व्हेन यू लुक इनटू द प्राइवेट सेक्टर, तो वहां पे एक जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एक हायरार्की बनी होती है, और जैसे अभी हम पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात कर रहे थे कि फ्यूल मिलता है या हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है या कंपनी कार मिलती है, तो वो सारी चीजें डिपेंड ऑन दी जॉब रोल विच यू आर डूइंग एंड द पोजीशन ऑन विच यू आर. सो in private sector there are different hierarchies, different job roles, different officer level से लेके डायरेक्टर लेवल तक different roles हैं जिसके ऊपर different kind of perks and benefits offer होते हैं.
सेम इज विद द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रेडिंग सिस्टम है, उन ग्रेड्स के हिसाब से आपको आपका पे स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, और पे स्ट्रक्चर के साथ ही पे से रेलेवेंट ही आपको कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स दिए जाते हैं। Salary related researchers and surveys. Salary related surveys are customarily conducted aiming to gather the overall market data based on the salary. We all know that data is everything. Here what happens is that the companies are eager to buy the data based on the surveys done regarding the salaries via survey companies. To gather the overall market data based on the salary, we all know that data is everything. Here what happened is that the companies are eager to buy the data based on the surveys done regarding the salaries via survey companies. The survey generally include the following: inflation rates, average of the salary budgets, average salaries to date, cost of living. सो ये रिसर्चेस कौन करता है? जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं तो ये सैलरी रिलेटेड रिसर्च तब की जाती है, सर्वेस किए जाते हैं कि इस जॉब रोल के लिए बाकी कंपनीज किस प्रोफाइल का कैंडिडेट रख रहे हैं, क्या उसको सैलरी ऑफर कर रहे हैं, क्या कंपनसेशन दे रहे हैं, क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। और इन्फ्लेशन रेट उसके अंदर रखा जाता है कि अगर अभी रोल कोई चेंज करेगा तो why would the person is going to change the role if he's getting the same salary and benefits in another company? Why would he change? So उसको change करने के लिए हम क्या offer कर रहे हैं? So that is again done through surveys. फिर average of the salary budgets के इस role के लिए क्या average budget है जो different companies offer कर रही हैं। फिर salaries to date के क्या इस आज की तारीख तक इस रोल की क्या सैलरीज हैं जो दी जा रही हैं। एंड देन कॉस्ट ऑफ लिविंग के अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है जो सैलरीज दे रहे हैं। इफ यू वांट टू हैव अ कैंडिडेट इन योर कंपनी, सो देन व्हाट you have to keep in your mind the inflation rates and the cost of living and what has been offered in the company in other companies for the job role. Again, this is very important and crucial. You cannot give a big jump to a candidate if you like a candidate, like for example उसकी अगर 100,000 salary है तो आप उसको 200,000 पे ले आएंगे, तो that will disrupt the market and that will not be sustainable. So whatever decisions we have to take very sustainable decisions in HR, because इस तरह के jumps जो होते हैं ये sustainable decisions नहीं बनाते। Okay, now we have to have a discussion on the benefits and जो हम components की बात कर रहे थे, salary research की and benefits की. So let's have a discussion on that if you have to hire a candidate who you want to have for a managerial position, what kind of benefits you want to offer to them, and what kind of direct benefits you want to offer and what kind of indirect benefits you offer. The job role which I would give you is the job of a senior manager who is going to have a team to run. So write it down that or think or discuss on this, that what kind of direct benefits you have to offer that person and what kind of indirect benefits you have to offer that person. This is one scenario. And the other scenario is if you have to pick a person from another company of the same profile, what extra you are going to do, so that what extra indirect compensation you are going to offer to that person, that you can bring that person to your organization. So first start the first scenario in which you have to find direct compensation and indirect compensation for a senior manager, and let's start discussing, and then one of you have to write it down so that in the end we should know our conclusion. Sure. अच्छा, इसमें एक बात मैं चाहूँगा कि हम लोग बहुत से लोग हैं डिफरेंट सेक्टर से हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस से भी लोग हैं और रिटेल मार्केटिंग से भी हैं जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल से भी हैं, एजुकेशन सेक्टर से भी है ना। तो हर जो ऑर्गेनाइजेशन है या हर जो सेक्टर है उसके डिफरेंट पर्क्स भी हैं जो शायद बाकी लोगों को पता भी नहीं होंगे ना, और वहाँ पे डिफरेंट पर्क्स ऑफर भी किए जाते हैं। जैसे फैसल कुरैशी हैं, वहाँ पे आईटी की अलग ही से ही कंपनसेशन होती है, और सम टाइम
दो तीन तीन दफा सैलरी रेज करनी पड़ जाती है रिटेन करने के लिए। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर से बात करें या कोई हॉस्पिटल के सेक्टर से, हेल्थ केयर के सेक्टर से अल्ताफ साहब भी हैं, तो जो जो चीज़ें आपकी डिफरेंट है ना, वो भी ज़रूर शेयर करें ताकि इस नेटवर्क का हमें फ़ायदा हो और एक दूसरे से लर्न करके सीखें। क्योंकि हो सकता है कि लोग जॉब स्विच भी करें, चेंज भी करें और सेक्टर भी चेंज करें, तो वो वाकिफ हो जाएं, अवेयर हो जाएं कि कुछ क्या क्या वो देते हैं, ऑफर करते हैं कैंडिडेट्स को, और कौन कौन सी दूसरी इंडस्ट्री है जो ये चीज़ें ऑफर नहीं कर रही ना। मेरा ख्याल है आप और मैं ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, दे कैन ऐड इनटू दैट। ठीक हो गया ना। तो मैनेजेरियल पोजीशन के लिए डायरेक्ट कंपनसेशन में सबसे पहले क्या आएगा? सैलरी। सैलरी। तो हम सैलरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वी आर प्रोवाइडिंग द राइट अमाउंट और राइट सैलरी? ये कैसे करेंगे हम? सैलरी को देखें, उसमें हम ये देखेंगे ना, एक तो ये जो हमारे पास जो कैंडिडेट आ रहे होते हैं ना, एक तो जॉब के लिए सर्वे किया जाता है कि इक्विटी को देखने के लिए इंटरनल इक्विटी भी है और एक्सटर्नल इक्विटी भी है ना, कि आप क्या पे कर रहे हैं, क्या फेयर लिविंग वेज भी दे रहे हैं लोगों को, दे रहे इस पर्सपेक्टिव से। जो कि अभी गालबन यूनिलीवर के जो सीईओ थे उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यूज की थी, आमिर फिदा प्राचा ने, कि मिनिमम वेज कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली जो चीज़ होती है वो फेयर लिविंग वेज होनी चाहिए। कि और उन्होंने फिर ये डिफाइन किया था हर सिटी की अलग अलग, यानी अर्बन और फिर रूरल एरिया, जैसे छोटे छोटे सिटीज हैं उनके लिए फेयर लिविंग वेज अलग है। जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं या बड़े बड़े सिटीज हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, ये जिसको KLI कहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ना, इनकी फेयर लिविंग वेज अलग अलग है और इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी डिफरेंट है ना। तो इसी तरह से जब हमारे पास कैंडिडेट आ रहा होता है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ से फैसल कुरैशी साहब मेरे पास आएंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ से भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या सैलरी के हिसाब से, कि भाई अब ये तो प्योरली ऐसे IT के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, जहाँ पे IT का कोर बिजनेस ही सॉफ्टवेयर उसको डील करना है या IT को डील करना है, वहाँ पे उनका कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस है। लेकिन मैं एक मैन्युफैक्चरिंग मेरा इदारा है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है ICI पाकिस्तान, वहाँ पे IT डिपार्टमेंट है तो सही, लेकिन वो सपोर्ट में है, वो कोर डिपार्टमेंट नहीं है। तो दोनों जगहों पे वहाँ पे वैल्यू जो रिसोर्स की डिफरेंट होगी, और दोनों जगहों पे जो पे का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। वो अपने कोर एरिया में है तो वहाँ पे पे का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। वो जब अपने कोर एरिया से हट के कहीं सपोर्ट के एरिया में आके, तो उनका वहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। नॉर्मली इस तरह से भी होता है ना। और हम लोगों ने आमतौर पे IT के लोगों को रिटेन करने के लिए आउट ऑफ द वे भी उनको करते थे, पे रेज करते थे, और बजट से हटके भी स्पेशल अप्रूवल भी लेनी पड़ जाती थी हमें उनके लिए कि उनको रिटेन करना है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। जब मार्केट में बिजनेस चल रहा होता है, मार्केट में रिसेशन नहीं होता और ऑप्शन मौजूद होती हैं, और जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी हो रहे होते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था, तो तब वो अपने बूम पे होते हैं, तो फिर वो हमसे बाकायदा निगोशिएट करते हैं IT के लोग, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं और इंडस्ट्री भी जो बिल्कुल। डिपेंडेंट ज़्यादा हो चुका अब है। जैसे इसमें एक ऐसी भी चीज है ना कि जब हम कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं, इफ सम ऑफ द कंपनीज प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स एंड कंपनसेशंस, so they're able to steal good employees from other companies, so they have the edge on that, that they are going to get the best employees in that area. Like अगर आपने भी कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की बात की, तो वहां पे स्पेशली इन कराची देर आर सो मेनी बिग कंपनीज देयर। तो उन कंपनीज में से देर आर फ्यू कंपनीज दोज हु आर ऑफरिंग वेरी गुड बेनिफिट्स, पर्क्स एंड कंपनसेशंस। तो सैलरी तो उस तरह, वो सेम सैलरी तो डिफरेंट कंपनीज में मिल जाएगी। लाइक यू कैन कंपेयर इट विद स्टार्टअप्स। Every startup is going to give you the same salary for the same job role, but would they be able to provide all those benefits and compensations? That we have to see, that when you are hiring a manager, or if the manager is in a company, senior manager बैठा हुआ है, तो हम उसको क्या benefits दे रहे हैं as a company, हम उनको क्या provide करें, that will help us to retain that person. And like हमारे पास I don't have to take the name, but जितने हमारी ये telecommunication companies हैं, especially in Islamabad, people run towards that
Why? Because there is lot of indirect compensation and benefits. Yes, सैलरी का मे बी बहुत सारी कंपनीज आपको सेम दे रही होंगी. सो नाउ अच्छा मैम, इसमें जो कंपनीज हैं हमारी गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो बस एक स्केल होता है ना, उसके मुताबिक फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 5 मैनेजर्स वन इज मोर कॉम्पिटेंट देन ऑल, लेकिन उसको सैलरी वही मिलेगी जो मतलब ये है कि और मैनेजर्स की है. I want to ask this question, like for example, if in a company there are 5 managers, one is quality manager, one is manager internal audit, one is finance manager, one is HR manager, and we are going to hire another manager who is marketing manager, for example. yes. So if we marketing manager is a person who is actually making the business, he is developing the business. So he's for example, for instance, he's the most important one, but all of other managers, for example, if I hire the marketing manager on a high salary, then it will be a challenge for the company to engage the other employees. For example, if they are getting say 1,50,000 rupees per month, and if I'm trying to hire the marketing manager and he is not willing below 2 lakhs, then what do you think the company will face this challenge, or how will they cater this challenge? ओके. सही है. मैं यहाँ पे जी. थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा. आप देखिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फाइनेंस मैनेजर है और HR मैनेजर भी हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन है उसी में आपने मार्केटिंग मैनेजर को भी हायर करना है. आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा जॉब किसकी स्टेक पे होगी, सबसे ज्यादा जॉब रिस्क पे किसकी होगी ना. ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर की जॉब ही को देखा जाता है कि वो रिस्क पे होती है. फाइनेंस मैनेजर तो 20-20, 25-25 साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन में गुजार देते हैं. HR मैनेजर भी गुजार देते हैं ना, वहाँ पे वहीं पे रहते हैं. लेकिन मार्केटिंग जो मैनेजर होगा उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, और वो बाकी सारे लोग मार्केटिंग को सपोर्ट करने के लिए हैं. तो बिजनेस क्या है, इनोवेशन है या मार्केटिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है ना. तो अगर तो ब्रेड एंड बटर जिसने लेके आनी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अपने इस नखरे पे आएगा कि मुझे आप इतना पे करेंगे. ठीक है, तो वो उसको देना पड़ेगा अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है इसमें अल्टीमेटली. ऐसे भी होता है ना, लेकिन जैसे लेकिन क्या करेंगे वो, अगर फॉर एग्जांपल HR मैनेजर उठ के चला जाता है कि भाई ये मार्केटिंग मैनेजर तो मैंने आपको हायर करके दे दिए, तो ये भी मैनेजर है, मैं भी मैनेजर हूँ, तो मतलब देखिए मैंने ढूंढ के दिया है, तो अब उसमें मुझे बताएं उस कि उसकी सैलरी मुझसे क्यों ज्यादा है? वो ढूंढ के उसमें तो दो दिया, दो तीन लेकिन क्या उसका अपना उसका काम ही है ढूंढ के देना. हाँ, वो तो अपना जॉब कर रहा है ना. अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये होती है कि देखें, जब हम ये जो मार्केटिंग एंड सेल्स के लोग होते हैं, इनमें इंसेंटिव्स इनके हमें देने पड़ते हैं. अगर आप इनको इंसेंटिव्स देंगे, सैलरीज देंगे, तो दे आर गोइंग टू चेंज. और ये जैसे मंसूर सर बताया कि वो बिजनेस लेकर आते हैं. सो वी हैव टू सी कि एवरी मैनेजर, जैसे आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट में तो हर एक को एक ही स्केल पे सैलरी मिलती है. प्राइवेट सेक्टर में ऐसे नहीं है. प्राइवेट सेक्टर में द जॉब रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ द जॉब रोल इज ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, तो वो तो बिजनेस लेकर आएगा. उसमें आप उनको सैलरी के साथ क्या देंगे? इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स, कंपनसेशंस, जो उसकी जो मे बी सैलरी उसकी सेम हो जो आपके बाकी मैनेजर्स की होगी, बट उसके कंपनसेशंस एंड बेनिफिट्स उसके डिफरेंट होंगे. बिकॉज मे बी द पर्सन हैज टू ट्रेवल, मे बी द पर्सन हैज टू डू आउटरीचेस, उसको बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, मे बी हैज टू सिट विद समवन एंड हैव टू गिव, चाय पिलानी है, या उसका इस तरह के ट्रैवल के अलाउंस, तो उसको उन चीजों में बेनिफिट्स देके आप मोस्टली कंपनीज इस तरह से इसको बैलेंस आउट करते हैं कि उसको सैलरी तो सेम देते हैं जो बाकी मैनेजर्स को मिल रही होती है, बट यहीं पे आपकी इनडायरेक्ट कंपनसेशन आती है या बेनिफिट्स आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू रिटेन और टू गेट अ बेस्ट एम्प्लॉय इन योर कंपनी. जी मैम, बिल्कुल. दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा अल्ताफ साहब कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि टैलेंट को वो एक्वायर करे, टैलेंट को अट्रैक्ट करे ना. फिर उसने बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर स्पेशल पे स्केल डिवाइस किए हैं. ठीक है, एक तो रूटीन के स्केल्स है ना, 17-18 गजेटेड ऑफिसर टाइप ना. एक उन्होंने स्पेशल पे स्केल जिसको SPS भी कहते हैं, या पे MP1 MP2 इस तरह के पे स्केल भी रखे हुए हैं कि वो उन पे उनको मैनेजमेंट पे उन पे उनको हायर करते हैं. जब उनको उस पे उनको हायर करते हैं तो फिर उनको स्पेशल स्पेशल अलाउंसेस भी होते हैं. स्पेशल अलाउंसेस भी होते हैं, फिर उनके इंटाइटलमेंट्स भी होते हैं, पर्क्स भी होती हैं. ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है. ठीक है ना.
जो और वो पॉलिसीज अनाउंस भी होती हैं, वैकेंसीज अनाउंस भी होती हैं, और फिर उनकी हायरिंग भी थोड़ी डिफरेंट वे में होती है। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि चाह रही है कि टैलेंट आए और कॉर्पोरेट सेक्टर से टैलेंट आए, तो वो उसके लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर तो आपने ना कंफर्ट जोन में रह के जॉब करनी है और हायर होने के बाद रिटायर होना है, तो इसका मतलब कि रिस्क कम है, रिस्क नहीं है ना, आप सारी जिंदगी इस तरह गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा रिस्क लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो फिर चैलेंजेस की तरफ तो जाना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। फिर चैलेंज की तरफ जाएंगे तो फिर रिस्क भी ज्यादा होगा, फिर हो सकता है कि फिर आपको लर्निंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली ना, क्योंकि रिलेटेबल रहना है, रिलेटेड रहना है, तो फिर सीखना भी ज्यादा है ना। और वरना गवर्नमेंट सेक्टर में तो मैं कई लोगों को देखता हूँ ना, उनको ईमेल तक भी नहीं आते, ईमेल के लिए भी उन्होंने किसी को रखा होता है, ठीक है, जो ईआरपी सिस्टम्स हैं वो उन पे भी नहीं आ रहे होते, बल्कि उनको अवॉइड करते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आते, जूम यूज नहीं करते, जूम भी कोई लगा के देते तो कर देते, शुरू हो जाते हैं ना। तो इस तरह भी है, क्योंकि वो तो उनका गुजारा चल रहा है और बस ठीक है। और अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाए तो आपको ऐसी चीजें बहुत सी नजर आती हैं, स्लो पेस पे होता है ना काम। बिल्कुल। और अभी देखिए, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपनसेशन की बात कर रहे थे अभी, डिस्कशन में मेरे पास और लोगों की तो कोई क्वेरीज नहीं आई, सो आई कैन ऐड ऑन टू दिस कि व्हेन यू प्रोवाइड कंपनसेशन, सो दीज लिटिल थिंग्स at times play a bigger role in retaining the employee। क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है वो ये देख रहा होता है कि अच्छा, मुझे मील ब्रेक्स मिल रही हैं, आई कैन गो आउट इन द मील ब्रेक एंड आई कैन डू माई वर्क। अच्छा, फिर एम्प्लॉय को अगर जिम की मेंबरशिप मिल रही है, somebody वेलबींग के ऊपर जो हम आजकल बहुत बात करते हैं, एम्प्लॉय वेलबींग की, और अगर आपको जिम की वो मेंबरशिप दे रहे हैं, तो वो कुछ लोगों के लिए बहुत एडेड एडवांटेज होता है। फॉर सम दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग होते हैं जो मे बी अपनी उस सिर्फ उस एक चीज के लिए उस जॉब के साथ एंगेज रहेंगे बिकॉज दे गॉट द मेंबरशिप फ्रॉम दैट स्पेसिफिक क्लब। इसी तरह अगर आपके कोई और इस तरह की कंपनसेशन, छोटी छोटी कंपनसेशन होती हैं जिसमें मे बी आपको फ्लेक्सिबल आवर्स मिल रहे हैं। फ्लेक्सिबल आवर, दुनिया जो है वो सारी इस वक्त फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स की तरफ जा रही है, फ्लेक्सिबल आवर्स की तरफ जा रही है। तो जो कंपनीज फ्लेक्सिबल आवर्स प्रोवाइड करती हैं वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फॉर द रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज। स्पेशली अभी अब तो पाकिस्तान में भी ये चीज बहुत कॉमन हो गई है, फ्लेक्सिबल आवर्स दिए जा रहे हैं, स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत इस चीज को प्रमोट करें। एंड द फीमेल एम्प्लॉयज आर वेरी हैप्पी, दोज हु हैव स्मॉल चिल्ड्रन विद देम, तो उनके लिए बहुत एक हेल्दी चीज है दैट दे कैन वर्क फ्रॉम होम एज वेल एंड दे हैव फ्लेक्सिबल आवर्स। सो दीज आर द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जिनके लिए मैं चाह रही हूँ आप लोग डिस्कस करें। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड देन टॉक इट आउट, जो आपको लगता है कि कैन बी अ बेनिफिट फॉर यू और फॉर एनीबडी इन द कंपनी। सो जैसे मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स दिए, सो यू कैन गिव मोर एग्जांपल्स टू दिस। मैम, इफ आई मे ऐड, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो है वो डिपेंड करता है फ्रॉम company to company, right? जी For example, when I was working for Head Start School, my son was studying for free over there. जिस तरह आपने भी mention किया, ठीक है? बिल्कुल। When I was in Metro Cash and Carry, we were allowed certain percentage of shopping. मतलब we used to get it reimbursed in our salary, जो हम shopping करते थे ना, वो वहाँ बिल्कुल। allowed था। फिर इसी तरह when I was in Sarina, तो we had discounts in restaurants. We could bring our family and एक वाउचर Yes. मिलता था हमें। तो वो मेरा ख्याल है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने होते हैं बेनिफिट्स। अब तो अब आपने जैसे 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, 3 डिफरेंट सेक्टर्स की बात की है, तीनों बिल्कुल एग्जैक्टली, डिफरेंट सेक्टर्स हैं। बिल्कुल अब इन बिल्कुल तीनों डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट तरह की आपको फैसिलिटेशन या बेनिफिट्स मिले, तो जी। व्हाइल यू आर वर्किंग देयर, वर दीज बेनिफिट्स वर एन एडेड एडवांटेज, और या आपको इन चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं थी? ओके, इट आल्सो डिपेंड्स कि मैं लाइफ में किस स्टेज पे था ना। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन हेड स्टार्ट, आई वाज अ पेरेंट, हम्म। राइट? सो दैट यूज्ड टू रियली अट्रैक्ट मी कि माय सन विल स्टडी फॉर फ्री, ठीक है? शादी से पहले व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर सरीना या मेट्रो कैश एंड कैरी व्हाटएवर, तो वो जाहिर है आप जब यंग होते हैं ना, आपकी नीड्स चेंज होती रहती हैं, राइट? सो बिल्कुल अट्रैक्शन भी चेंज होती रहती है उस हिसाब से। तो वो सही। वेरी करता है, यस, बट यू कैन से कि वो आपको ओवरऑल जो है वो सैलरी के अलावा ये चीजें इंटरेक्ट करती हैं। और एंड यू आपको डू डिसीजन मेकिंग में ना, यू डू टेक दिस इनटू हाँ, अकाउंट। बिल्कुल यही चीज मैं आपसे सुनना चाहती थी कि डज इट हेल्प इन योर डिसीजन मेकिंग? यस इट यस, डज। यस,
बिकॉज वो आपको इंगेज रखता है उस कंपनी के साथ, आपकी रिक्वायरमेंट है। लाइक इफ यू आर अ पेरेंट तो बच्चे को पढ़ाना इज योर रिक्वायरमेंट, और अगर आपको उसकी फैसिलिटेशन मिल रही है तो यू विल stay engaged with that company. You would like to work more for that company because you want to have that job in your hand, because Exactly. that is serving your main purpose. जी. So anything else, anyone else want to, जो हम क्वेश्चन हमने किया था वो तो हमारा बीच में रह गया है, लेकिन हम इस डिस्कशन को इसी पे लेके चल सकते हैं कि मैनेजर लेवल पे हम जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो any other idea you have that what out of the box you can think, what kind of a, like मैंने आपको एक एग्जांपल दिया दे, like for female flexible hours are a very attractive thing. Like I have been working from so many years, but अभी after COVID ये चीज बहुत common हो गई, और ये चीज बहुत attract करती है that you can work from home or you can have a flexible hours. So वो आपको उस company के साथ, उस job के साथ engage रखती है कि yes, this fulfill my purpose. I'll get a good job as well, and I have a flexible time. I can pay, I can give time to my house as well. I can give time to my children as well, and at the same time I can work and be productive as well. So इसी तरह से और कोई चीज आपके माइंड में आती है जो आपको लगता है कि एक कंपनी को एज अ इनडायरेक्ट फैसिलिटेशन या बेनिफिट्स में प्रोवाइड करना चाहिए? फ्यूल कार्ड देते हैं मैनेजर्स का, हमारे फ्यूल यहाँ कार्ड्स पे। देते हैं। अब देखो फ्यूल कार्ड आपको, अगर कोई एक कंपनी आपको फ्यूल कार्ड दे रही है, बट एट द सेम टाइम आपको एक और कंपनी से ऑफर होती है, सैलरी आपको मे बी 10-15 हजार या 20 हजार ऊपर दे देते हैं, बट आपको वो फ्यूल कार्ड नहीं देते। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट ऑफर? मेरे लिए तो ठीक अच्छी ऑफर नहीं होगी, क्योंकि फ्यूल के रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो फ्यूल कार्ड मेरे हिसाब से अच्छा बेनिफिट है। बिकॉज फ्यूल कार्ड का तो इसलिए क्योंकि वो तो उसमें कोई टेंजिबल अमाउंट तो नहीं मिल रहा, नहीं है, तो कार्ड के थ्रू intangible एक है। लिमिट पेट्रोल फिक्स है, प्राइस, लेकिन हाँ लिमिट फिक्स है, बट मनी हाँ, तो फिक्स लेकिन नहीं है। हाँ, रेट जैसे बढ़ रहे हैं उसका इम्पेक्ट नहीं आता। नहीं आता आपको, तो ये है कि आपको चलो 100 लीटर है, 200 लीटर आपको फ्यूल मिल रहा है, जी, आपको फ्यूल कॉस्ट फिर जो ऊपर नीचे जा रही है वो इफेक्ट नहीं कर इफेक्ट रही, नहीं करती। तो फिर जी, आपको वो 10-15,000 या 20,000 नहीं अच्छे नहीं लगेंगे, अच्छे लगेंगे। मैं ज्यादा रेस चाहूंगी, चाहे आप चाहेंगे कि आपको ये बेनिफिट मिला रहे। तो नाउ बेनिफिट मिले। सी, अगर कार्ड नहीं मिल रहा तो उतनी अमाउंट एस्टिमेशन लगा के मैं बोल सकती हूँ मुझे इतनी हाइक चाहिए इतनी सैलरी हाई, में। बिल्कुल। तो फिर ये देखो, फिर ये हम जब जो चीज डिस्कस कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं ना कि जो बेनिफिट्स हैं ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। these benefits keep the person engaged with the employees। कुछ और कंपनीज ओपीडी भी देती हैं, ओपीडी देती हैं, और जो कंपनीज हेल्थ लाइफ के ओपीडी साथ साथ। देती हैं हेल्थ बेनिफिट में, देयर वेरी फ्यू कंपनीज जो ओपीडी देती हैं, लेकिन जो ओपीडी देती हैं आप उनकी रिटेंशन देखें और वहां पे देखें कि लोग कितने अरसे से काम करेंगे, जॉब ही नहीं छोड़ेंगे। देयर सो मेनी अदर थिंग्स जो बिल्कुल। इसके एसोसिएटेड अलावा पेरेंट्स का मेडिकल भी कुछ कुछ कंपनीज ऑफर कर रही कंपनीज हैं, देती हैं। जो मोस्टली कंपनी नहीं देती, इमीडिएट फैमिली को देती है, चिल्ड्रन एंड स्पाउस को देती हैं सिर्फ बिल्कुल। हेल्थ बेनिफिट। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि जैसे एवरीबडी हैज अ डिफरेंट, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन जैसे हेल्थ बेनिफिट हो गया, ये मोस्टली हर कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर उसमें फिर अब जो कंपनी उसमें ओपीडी दे रही है तो वो उसकी रैंकिंग हाई हो गई। बिल्कुल। हाँ, इफ समबडी वांट्स, अगर आपको वहां से जॉब ऑफर आती है, बाकी सब चीज सेम है, लेकिन आप इस चीज को देखेंगे तो सही कि अच्छा यहाँ पे मुझे हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है जिसमें मुझे ओपीडी भी फ्री है। बेशक अल्लाह ना करे आपको रोज जाना पड़े, लेकिन अगर आपको जाना पड़ेगा तो आप उस चीज को वो चीज आपको स्ट्रेस नहीं देगी। मैम आई वांट टू ऐड एजुकेशन सेक्टर से, चूंकि मेरा ताल्लुक है, अभी मैंने सिस्टम चेंज किए, तो सिस्टम स्कूल्स में मैंने देखे कि प्रोबेशन पीरियड जो होते हैं एम्प्लॉयज का, तो अगर किसी बात सिस्टम स्कूल्स में ऐसा है कि आफ्टर 3 मंथ्स उनको कंफर्मेशन मिल सकती है, और सम ऐसे हैं कि जहाँ पे 6 मंथ्स पूरे करने होते हैं, तो कोई मतलब मोस्टली एम्प्लॉयज का रिटेंशन जो है उन स्कूल्स में ज्यादा होता है जहाँ पर जो है उनकी वो परमानेंट जॉब है, कंफर्मेशन हुई है, तो वो स्विच ओवर इस वजह से नहीं करना चाहते कि 6 मंथ्स की जो है प्रोबेशन लॉन्ग टाइम पे है। अगर हम परमानेंट जॉब छोड़ रहे हैं दूसरी जॉब में
आ रहे हैं तो 6 मंथ्स के लिए उनकी जो चाइल्ड बेनिफिट है तो वो भी आफ्टर 6 मंथ्स शुरू होता है। तो ये भी एक वो है कि अगर वो जो सिस्टम्स फ्लेक्सिबल 3 मंथ्स में कंफर्मेशन दे देते हैं एम्प्लॉयज को, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज होते हैं किसी और सिस्टम से आए होते हैं, तो उसमें 3 मंथ्स तक की प्रोबेशन जो होती है तो वो उनके लिए एक अट्रैक्शन होती है, तो वो विलिंगली स्विच कर लेते हैं। लेकिन 6 मंथ्स का अगर है तो उसके लिए नहीं करते। तो ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ ही प्रोबेशन पीरियड का भी है कि उनके लिए अट्रैक्शन होती है। अब जैसे जब आप फ्लेक्सिबल टाइम, जब आप ये प्रोबेशन देखो, ये जो बात अभी राहत कर रही है, प्रोबेशन हर कंपनी में होता है प्रोबेशन। और ये जो हम कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स की बात करें, मोस्टली ये आपको मिलता है आफ्टर योर प्रोबेशन। सो इसलिए ये जो राहत की बात है रेलिवेंट इसलिए कि जिन कंपनीज में आपको फ्लेक्सिबल मंथ्स दिए जाते हैं फॉर प्रोबेशन, लाइक फॉर एग्जांपल 3 मंथ, ऐसा भी होता है कि निल प्रोबेशन भी होता है जब आप सीनियर लेवल पे पिक करते हैं किसी को, लाइक फॉर डायरेक्टर लेवल, जनरल मैनेजर के लेवल पे आप किसी को लाते हैं तो आप 0 प्रोबेशन पे भी लाते हैं। व्हाई? बिकॉज द पर्सन हु इज कमिंग टू यू इज ऑलरेडी हैविंग ऑल दीज कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, तो आपको एट टाइम उनको उसको सेम उस पे लाना पड़ता है। लेकिन अगर अर्ली आपकी स्टार्टिंग जॉब है तो आपका प्रोबेशन, इट डज मैटर कि आपको प्रोबेशन के बाद ये सारी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स जो है वो मिलने शुरू होते हैं। तो इन द मिडिल मैनेजमेंट, इफ द प्रोबेशन कैन बी फ्लेक्सिबल, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू कि अगर 3 मंथ्स में आपकी प्रोबेशन हो जाती है तो आपको 3 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर ऑल दी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। सो यस, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। Just anything else anyone else want to add in? अच्छा, इसमें ये भी होता है ना फीमेल के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, मैनेजर हो या कोई भी ना, ये उनके बच्चों के लिए डे केयर वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और बड़ी अच्छी ये फैसिलिटी होती है और ये अप्रिशिएट भी करते हैं लोग ना, और इससे भी तो रिटेंशन। फीमेल के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी जो देते हैं जी बिल्कुल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वो भी भी देते हैं ना। ठीक है, एक बेनिफिट है। बिल्कुल ऐसा बेनिफिट है। तो इस तरह से है। और जैसे मैम ने बताया कि कुछ पोजीशन ऐसी की पोजीशंस होती है वहाँ पे बिल वेव ऑफ कर देते हैं प्रोबेशन पीरियड भी, और समटाइम ऐसा किया जाता है कि जब किसी को अट्रैक्ट करके लेके आना था प्रोबेशन पीरियड को वेव ऑफ कर देते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि जो सोशल मीडिया के ऊपर, अभी इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, सो सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी चीज होती है प्रोजेक्ट की जाती है, इनिशियली जब ये सोशल मीडिया शुरू हुआ था तो हमें लगता था कि हर कोई पिक्चर्स लगा रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अब आपको क्या लगता है, इज इट रिक्वायर्ड और इट्स नॉट रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड ब्रांडिंग होती है, एम्प्लॉयर It is ब्रांडिंग होती the है। fastest way of marketing, ma'am. It is Yes. required. अब एक सिंपल वर्ड है, जो दिखता है वो बिकता है। तो अभी तो वी हैव टू मोस्टली पीपल, मतलब जो आपके सोशल मीडियाज है वो आपकी एक रैंकिंग के साथ साथ आपकी एक ऑथेंटिसिटी भी बता रहे होते हैं कि जब भी आपको कहीं से जॉब ऑफर आती है आप सबसे पहले क्या करते हैं? कंपनी प्रोफाइल चेक करते हैं। हाँ, गूगल करते हैं, देखते हैं कौन सी कंपनी है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, कब से काम कर रहे हैं। तो कंपनी प्रोफाइल चेक करते हैं। तो हमें, अगर हम जो भी, जैसे सोशल मीडिया पे अगर हमारी विजिबिलिटी है तो उससे आपको क्या फायदा होगा? सोशल मीडिया की विजिबिलिटी, आपकी वेटेज बढ़ेगी, मतलब मार्केट में आपकी वेटेज रैंकिंग बढ़ जाएगी। और जब किसी को कोई जॉब ऑफर वहां से आएगी तो जो सबसे पहले जब वो देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये चीज ऑफर हो रही है, ये इतने लोग काम कर रहे हैं, तो और फिर जब अगर किसी को सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, और अब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, तो जब आप उसको चेक करते हैं तो सब चीजें सामने आ जाती हैं और उस पर रिव्यूज भी होते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो आपकी विजिबिलिटी है वो बहुत हेल्प करती है इस चीज के अंदर, टू अंडरस्टैंड, टू मेक द रैंकिंग ऑफ दैट कंपनी। और ये क्या हेल्प करती है फिर, जब जब हम ऐसे कंपनसेशन बेनिफिट्स देते हैं तो ये हमें लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज हेल्प करते हैं हमें इसमें लेकर आने के लिए। फिर अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड्स एंड उस पे जो appreciations होते हैं। So rewards and appreciation, how many of you think that rewards and appreciation plays a role in a retention of an employee or the productivity of the organization? I'm just talking about rewards and appreciation. It can be a certificate, it can be a shield, it can be a social presence. नहीं, इसकी बड़ी वैल्यू है। देखिए ना, अभी रिटेन करने में तो ये देखिए
कंपनसेशन जो डायरेक्ट पे कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं आप, वो सभी करते हैं ना, लेकिन आपको अप्रिशिएट किस तरह किया जाता है, आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज किस तरह किया जाता है, आपको इनकरेज किस तरह किया जाता है, तो इसकी वैल्यू भी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा है, जो दूसरे नहीं कर रहे होते या बहुत सारे नहीं कर रहे होते ना। तो इनको रिटेन करने के लिए, लोगों को रिटेन करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स समझे जाते हैं। इसमें कोई एग्जांपल कोई दे सकता है? अगर किसी ने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हम्म और करने के बाद उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, एडिशनल टास्क अगर किया, उसके बाद कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली और कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो नेक्स्ट टाइम शायद उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं करेगा जिस तरह इसने एफर्ट इस पे लगाए होंगे एडिशनल टास्क में। वो कहेगा मैं इससे अच्छा मैं रोज वाली जॉब करके जितनी मुझे सैलरी मिल रही है मैं वही ले लूँ। हम्म। अच्छा, अब इसमें देखिए एक सिंपल सी बात है। आप जो जी। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बोर्ड होते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उस बोर्ड पे मतलब ये कि लिख देते हैं कि दिस इज द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो वो उसके लिए मतलब जब सुबह आता है बोर्ड को देखता है, अपना नाम देखता है, तो वो खुश हो जाता है बंदा थोड़ा। बिल्कुल। तो अब और आपने दूसरी बात ये मैम कि हमारी सैलरी का सबको पता नहीं होता कि कितनी सैलरी नहीं है। है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गेटिंग 5 lakhs, तो किसी किसी को पता होगा, ज्यादातर लोगों का मतलब बीवी को भी नहीं बताते ना, वाइफ को भी नहीं बताते। लेकिन जब उनका नाम आ जाता है वो बोर्ड पे, तो मतलब एक रिकॉग्निशन मिल जाती है ना। रिकग्निशन मिले, सैलरी तो नहीं पता होती लेकिन रिकग्निशन मिल जाती है। हाँ जी। अच्छा, ये चीज जो भी आपने बहुत अच्छी चीजों ने कराई कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है। उसके अलावा आपको जब भी कोई बेसिक अगर आप जो टास्क कर रहे हैं उसकी अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है या साल के एंड में आप लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, सर्विस अवार्ड दिए जाते हैं या आपको कोई अप्रिसिएशन अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील अगर आपको रेगुलर काम करने के ऊपर भी अगर आपको अप्रिसिएशन दी जाए, आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम नहीं किया, कोई एडिशनल टास्क नहीं किया, लेकिन जो आपने काम किया है उसके ऊपर अगर आपको एक सर्विस अवार्ड मिलता है या आपको जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलता है या आपको कोई एक सर्टिफिकेट मिलता है, हाउ वुड यू फील? एनीबडी ऑफ यू वांट टू शेयर? के जैसे भी अल्ताफ साहब ने बताया कि सुबह अगर आप जाते हैं ऑफिस में और आगे आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और आपकी पिक्चर लगी हुई है, वही सोशल मीडिया पे भी है, हर जगह आ रही है, तो हाउ वुड यू फील? यू फील वेरी हैप्पी। तो ये क्या, इस चीज से क्या होगा? मैं हु कैन ऐड इनटू दिस? मोटिवेशन बढ़ेगी, काम करने में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मोटिवेशन मिलेगी और लोग जो हैं टीम में वो भी चाहेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगी, रिटेंशन होगा। सबसे पहले तो आपको ये होगा कि यू आर रिकग्नाइज्ड, व्हाटएवर यू आर डूइंग इट हैज बीन रिकग्नाइज्ड बाय द कंपनी, सो आपकी रिटेंशन सबसे पहले होगी। यू वुड लाइक टू स्टे इन दैट कंपनी कि यस दिस इज what's helping us to stay, and this is what the company is valuing you, और उनको आपकी importance का पता है, उनको आपकी जरूरत है। सो ये चीज इस चीज में हमें हेल्प करती है। फिर आपके बोनसेस आ जाते हैं। बोनसेस में व्हेन यू गेट अ बोनस, तो आपको क्या लगता है कि अगर बोनस जो है वो आपको लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ बोनसेस होते हैं। एक बोनस ये होता है कि नॉर्मली 1 सैलरी आपको मिल जाती है एज अ बोनस ऑन वन ऑफ योर टास्क, सो दैट व्हाट वुड दैट बोनस विल डू? उससे आपको क्या मिलता है? is it a direct motivation you get or a direct compensation? What do you think it comes to? इट इज इनडायरेक्ट कंपेंसेशन मैम, और वो अनएक्सपेक्टेडली मिल जाता है तो बंदा बड़ा खुश होता है उसके साथ। है डायरेक्ट कंपनसेशन में आता है क्योंकि आपको पैसे मिल रहे होते हैं। ये आपका बेनिफिट उस तरह से नहीं होता, ये आपका डायरेक्टली आपको मनी मिली। इनडायरेक्ट में जैसे आपको अगर इंटरनेट रीइंबर्समेंट है वो मिल रही है, वो इनडायरेक्ट है। फिर मोबाइल फोन पे अगर आपको मिलते हैं उसकी मोबाइल कार्ड्स मिल जाते हैं कुछ लोगों को, वो भी इनडायरेक्ट नॉन मॉनेटरी होती है। आपको कार्ड मिलेगा, आपको उस तरह से कोई पैसे नहीं देंगे। ये जो हम रिकग्निशन की बात करें ये हो जाएंगे। कई दफा एक और चीज है जिसको हम कंसिडर नहीं करें, दैट इज ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स। दिस इज अगेन वन ऑफ द इनडायरेक्ट कंपनसेशन। कुछ जगहों पे जैसे आपको लाइक
आपको एक और जगह पे भेजा जा रहा है, बेहतर जगह पे भेजा जा रहा है। लाइक अगर कोई बंदा ऐसी ड्यूटीज जगह भी मिलती है मैम, जी जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट। Yes. जॉब एनरिचमेंट, जिसे हम कहते हैं L&D, जो आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट है या जो ट्रेनिंग्स है, दैट इज अगेन योर बेनिफिट्स। फिर जैसे हमने अभी डिस्कस किया, पेड वेकेशंस मिल जाती हैं या हाउस स्टे मिल जाता है। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लाइक फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ है, एक की अगर पोस्टिंग आ गई और दूसरे को वैसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहां पे उसको भी ट्रांसफर या पोस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, so that is an added advantage, that is a benefit to that person. So one of the husband or wife, one of them is going, the other one can get the same postings in the same city, that is again a benefit. And फिर जैसे कंपनी कार हो गई या ट्रैवल अलाउंस हो गई, ये चीजें। एक चीज और जो है वो कुछ कंपनीज देती हैं जो उनके बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, फी स्कॉलरशिप्स होते हैं फॉर देयर चिल्ड्रन, और या फिर ऐसे पेमेंट प्लान्स होते हैं जिसमें व्हेन द चिल्ड्रन विल कम टू अ स्टेज वेयर दे हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी, तो उनको एक अमाउंट मिल जाता है। दैट इज अगेन वन ऑफ द इनडायरेक्ट कंपनसेशन। So these are the things which help us to develop a complete plan of compensation and benefits. Now, if you have any questions, we can do that. Otherwise, this is what we can discuss. We can discuss on this further if you have questions. जैसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, ये सब चीजें हमें जब हम कंपनसेशन बना रहे होते हैं तो ये सब चीजें हमें देखनी होती हैं। और फिर हम उस जॉब को एवेलुएट करते हैं कि अच्छा, इसको एवेलुएट करके देखते हैं कि जी कि हमारा हमने जो जो जॉब पोस्टिंग की है उसके उसके लेवल के जो बाकी इधर उधर लोग हैं वो किस पॉइंट पे हैं, या उनकी क्या कंपनसेशन बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, दैट विल हेल्प अस टू गेट द राइट पर्सन, और उसको हम जो ऑफर करें वो इतना अट्रैक्टिव हो दैट द पर्सन शुड कम एंड जॉइन अस। Ma'am, if you could just touch base on C-level compensation and benefits. जो C-level के लोग होते हैं तो वो अमूमन they shift like Yes. वो एक लंबा अरसा नहीं गुजारते, और वो अपना जिस काम के लिए आते हैं वो जब काम हो जाता है, जो उनको अचीव कर लेते हैं वो then they move on. So उनके बेनिफिट्स को थोड़ा सा बता दें, वो कैसे होते हैं और वो क्या होता अब जैसे सी लेवल का हमने अभी पहले डिस्कस किया कि वो ऐसी की पोजीशंस होती हैं कि जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप चीफ फाइनेंस ऑफिसर कर लें या चीफ एग्जीक्यूटिव कर लें, उसको जब आप हायर करेंगे तो उसका रोल बहुत डिफरेंट है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग टू पोस्ट दैट जॉब या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जब आप लिखेंगे तो आप व्हाट वुड यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू हैव योर मार्केट सर्वे। आप पहले सर्वे करके देखेंगे कि इस लेवल के लोग इस पोजीशन के लिए, जो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डिजिटल कंपनी है या फिर जो भी इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री के जो लोग इधर उधर जो बैठे हुए हैं सी लेवल पे, उनके पास क्या सैलरी पैकेज, क्योंकि सैलरी पैकेज इज इजी टू जज और जो आपको सर्वेस में मिल भी जाता है। लाइक हम इसको एक ब्रैकेट कर लेते हैं कि हमारी सैलरी सी लेवल की 5 लाख है क्या, लेकिन 5 लाख सैलरी 550 आपको मोस्टली उसी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की भी आप बात करें उसमें इस इंडस्ट्री में यही सैलरी ब्रैकेट चल रहा है। Now if you want a person who want to come to your you want that person to come to your company, what would matter would be the compensation and benefits. जो question is कि उनको क्या क्या compensation and benefits offer की जा सकती हैं। You can offer them house rent, you can offer them house loans, you can offer them company car, fuel benefits. उसके अलावा आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं health insurance, life insurance, and along with that in few companies they do give से क्या कहते हैं कि complimentary जो क्लब्स की memberships and facilities for their children, academic facilities। और जैसे आप इंटरनेशनली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे अगर यूएन की बात कर लें, उन पे काम करें तो वो आपके बच्चों की फी भी पे करते हैं, तो सी लेवल पे भी ये चीजें ऐड होती हैं। तो इज दिस व्हाट योर क्वेश्चन वाज? Yes.
जी मैम, यही था क्वेश्चन। वैसे सी लेवल के ऊपर जब बात करते हैं ना, सी लेवल को बहुत डिफरेंट यूनिक किस्म के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और सी लेवल का काम भी जैसे फैसल ने बताया ना, किसी टास्क पे ही आते हैं वो, टास्क को कंप्लीट करते हैं तो फिर उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिफरेंट होती है। और उनके बहुत यूनिक किस्म के पक्ष होते हैं। इवन यूनाइटेड नेशन में कोई काम करते हैं ना इस तरह के लोग, तो उनको फिर हर 6 महीनों में या क्या कहते हैं, साल में एक गाड़ी वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाज़त होती है, जो मर्जी करें वो ना। तो और जिम खाना की मेंबरशिप मिलती है सम टाइम, और लेके दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब सी लेवल के लोग आते हैं। और ड्राइवर मिलता है, कार मिलती है, घर मिलता है उनको ना, फर्निश्ड घर विद पूरे फुल स्टाफ मिलता है। इस तरह की भी नेगोशिएशन की जा सकती है उनसे, और की भी जाती है। तो ये इस तरह की चीजें होती है नॉर्मली। समटाइम एयर ट्रैवल मिलता है, बिजनेस क्लास मिलती है, बिजनेस क्लास में वो ट्रैवल करेंगे, एयर ट्रैवल। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा उनको ऑफर की जाती हैं, जो कि दूसरे रैंक पे ऑफर नहीं की जाती ना। ये है। So there was I had worked in Paktak International School and colleges. So there they used to offer lunch to the employees and even to the employees' children as well. So those who used to work till 4 o'clock, तो उनको ये बहुत बड़ी सहूलियत थी कि वहाँ पे ये चीजें, इसी तरह टीचिंग स्टाफ को जो थी वो जो कंपनी की तरफ से दी जाती थी। तो वहाँ पे टीचर्स का रिटेंशन जो था वो बहुत काफी ज्यादा था फॉर लॉन्गर लाइक टाइम। 11-12 ईयर से सेम टीचर फैकल्टी जो थी वो वर्क कर रही थी। तो इस किस्म की चीजें भी उनके लिए काम करती। इसी तरह से स्टाफ रूम में उनके लिए एसी की फैसिलिटी थी जो कि मोस्टली स्कूल्स में नहीं दी जाती। तो वहाँ पे ये वाली चीजें जो थी, इसकी वजह से उनका स्टाफ काफी अरसे से वो रिटेन था, कोई चेंज नहीं करता था। इसमें आपको एक चीज और ऐड करते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिस वक्त आप उसमें काम कर रहे होते हैं आपको वो चीजें बहुत नॉमिनल लग रही होती है। जैसे अभी राहत ने बात की कि लंच में अगर अगर कोई कंपनी आपको लंच प्रोवाइड कर रही है, दैट इज एन एडेड एडवांटेज, अ बेनिफिट। क्योंकि अदरवाइज इफ यू आर गोइंग फॉर अ वर्क एंड यू हैव टू बाय योर लंच एवरी डे, इट विल कॉस्ट यू। बट अगर कंपनी आपको लंच ऑफर कर रही है, इवन टी ऑफर कर रही है, आज के जमाने में तो पानी भी अगर ऑफर कर रही है, तो आपको वो एक बेनिफिट लगता है। और वो भी जब आप छोड़ते हैं तो आपको लग रहा होता है कि अच्छा अभी मैं कहीं और काम करूंगा तो मे बी आई हैव टू पे फॉर माई फूड, आई हैव टू पे फॉर माई टी। तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है, जो अगेन एक इनडायरेक्ट कंपनसेशन है, जो शायद हम जनरली इसके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन दिस इट डज मैटर। आप लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, they are saving money because of these facilities. So this is again a good point discussed. जी मंसूर साहब, anything else? मैम, इसमें जो हमारी बेसिक सैलरी है, जो फिक्स सैलरी है ना, तो दैट इज और राइट। Yes. और जो इनडायरेक्ट सैलरी है, या मतलब जो अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, दोज आर प्रिविलेजेस। Yes, these are privileges. Yes. They are privileges because वो it depends, और हर कंपनी के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिस पे दिए जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इट इज डिफरेंट। वहाँ पे अब ग्रेडिंग सिस्टम पे चलते हैं, 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक हर एक ही चीज सबको मिलेगी। वहां पे डिफरेंस नहीं है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उस तरह से नहीं है जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में या अदर सेक्टर्स में होती है। वहां पे इंक्रीमेंट का सिस्टम फर्क है। government sector में there is same increment which is to be given to everyone. तो वहां पे ये चीजें at times शायद लोगों को इतनी attract नहीं करती, but private sector में ये it do attract people. अभी मैं गवर्नमेंट सेक्टर भी, हम गवर्नमेंट से हैं, लेकिन मतलब हमारी पेमेंट जो इस ट्रेनिंग की हुई है वो हॉस्पिटल नहीं की है। तो दिस इज अगेन वेरी, देखें दिस इज वेरी इनकरेजिंग। हमने अभी इतनी बातें की, इन सब बेनिफिट्स में किसी ने ट्रेनिंग की बात नहीं की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेनिफिट विच कंपनीज प्रोवाइड। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को कोई ट्रेनिंग्स नहीं कराती, एंड दे रिमेन स्टक टू द सेम पोजीशन वेयर दे केम। और उनकी कोई भी जब से आप कहते हैं ग्रोथ नहीं होती, वो वहीं पे अटके होते हैं जहां से वो सीख के आए होते हैं। जो कंपनीज ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और परफॉर्मेंस अप्रेजल भी अब स्टार्ट हो गया यहाँ पे।
और ये जो एग्जिट मैनेजमेंट है वो उसका भी मतलब ये है कि वो भी अभी हमने अपने HR में स्टार्ट कर लिया। जो बंदा लीव करता है ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूशन को हमारे, तो हम उससे मतलब एक फॉर्म उनको दे देते हैं, वो फिल करके हमें दे फिल देते हैं। करके हमें देते पता चल जाता है कि क्या हम्म क्या हमारी शॉर्ट कमिंग्स है जिसकी वजह से रिटेंशन नहीं हो पा रही। नहीं हो रही। जी जीनत, आप बात करना चाहिए। ये जो ग्रेजुएटी, PF और UBI का जो बेनिफिट होता है, ये हमारे डायरेक्ट बेनिफिट्स में आते हैं या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में आते हैं? इसको आप खुद सोचें किस में आएगा ये। अगर मॉनेटरी है तो डायरेक्ट में आएगा, ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है कि क्योंकि ये फौरन नहीं मिलता, ये हम्म आपको बाद में मिलता है, तो और इसलिए इसमें पूछ रही हूँ। इसलिए क्योंकि देखो ये इनडायरेक्टली हर कंपनी तो आपको ग्रेजुटी या PF नहीं ऑफर करी होती, और ये आपको मिल भी उस तरह से डायरेक्टली नहीं रहा होता। ये आपका एक कंपनसेशन प्लान है जिसे आप रिटायरमेंट प्लान कहते हैं। ये एक रिटायरमेंट प्लान है जो रिटायरमेंट जब आप रिटायर होते हैं या जब आप रिजाइन करते हैं तो आपको वो मिलता है। दिस इज अ प्लान फॉर विच यू वर्क फॉर। सो इसी तरह के बहुत सारे और रिटायरमेंट प्लान्स भी हैं जो एक जो कंपनसेशन के तौर पे दिए जाते हैं। मंसूर साहब इसमें हमें ऐड कर सकते हैं। मंसूर साहब, जैसे बहुत सारे ऐसे रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज हमें ऑफर कर रही होती हैं, जो हमारे डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं आती लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट या इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आती हैं। जैसे इसमें हमने पहले एक दफा डिस्कस किया था, ये गोल्डन हैंडशेक था, या कोई और फाइनेंशियल इस तरह की बाइंडिंग्स होती हैं जिनको हम ऑफर कर सकते हैं। जी जी, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। इवन जो आप ना ये EOBI ऑफर करते हैं या कोई होती तो मैंडेटरी है, लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन देती हैं EOBI ना, वो करनी चाहिए। लेकिन ये है कि ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड, ये इनमें से कोई एक चीज देनी होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है वो जो दोनों चीजें दे रही होती हैं, ग्रेजुएटी भी दे रही होती हैं और प्रोविडेंट फंड भी दे रही होती है ना। तो ऐसा भी है कि लेकिन बाइंडिंग होती है कि कोई एक चीज दे दें, लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक चीज नहीं दे, कोई एक चीज भी नहीं दे रही होती। तो इस तरह से है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, वो भी दिए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पेंशन वगैरह भी होती थी, अभी भी है, और लेकिन कुछ में नहीं है। तो ये प्रिविलेजेस हैं, इस पे ऑर्गेनाइजेशन बाउंड नहीं है कि वो आपको दें। इस तरह से बिल्कुल। तो इसी तरह जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की हम बात करें, दिस इज अगेन अ प्रिविलेज। अगर कोई कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज। और फिर उन कंपनीज की ग्रोथ फर्क है, उन कंपनीज की डेवलपमेंट फर्क है, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर एम्प्लॉयज। सो व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज की रिटेंशन जो है वो बढ़ती है, बिकॉज दे आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। मे बी उसमें कुछ जैसे अभी अल्ताफ साहब ने बताया कि उनकी इस ट्रेनिंग को उनकी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। तो देयर आर सो मेनी कंपनीज दोज हु आर स्पॉन्सरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉइज। सो दैट इज अगेन, जो अगर आप एक ऐसी कंपनी में जहां आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है, तो would it would be an added advantage to that, और उसमें आपको you will feel more engaged with that company, and that company in return will get more productivity and more retention. यस, So this is again important. सही है, क्योंकि एम्प्लॉय को सबसे बड़ा कंसर्न जो होते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ साथ ये होता है कि उसकी ग्रोथ के लिए क्या किया जा रहा है ना। तो वो बहुत बड़ा कंसर्न इसको ही होता है, और वो इसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन भी हो जाते हैं। मैं अपनी एक एग्जांपल दूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे हमने जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना था, तो जो इंटरनली ERP सिस्टम, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम इम्प्लीमेंटेड था, उसको चेंज करके SAP की तरफ लेके जाना था। और वहां पे निगोशिएट हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, और ये हो रहा था कि बस अब आया क्या, अब आया ना। ये करते करते 6 महीने हो गए, और कई लोगों ने वेट किया कि हम SAP सीखेंगे। जो लोग छोड़ के जा रहे थे, जिनके पास ऑफर्स थी स्विच करने की, उन्होंने ऑफर्स को डिक्लाइन करके रुक गए कि जी हमने SAP कहीं और जाके सीखने का मौका नहीं मिलेगा, SAP को सीखने का हमें मौका यहीं पे मिलेगा। तो फिर उनको यानी एक एज अ टूल यूज हुआ। कोई आपने उनके पैसों में इजाफा नहीं किया, सैलरी में इजाफा नहीं किया, लेकिन उनका अपना था कि SAP को सीखेंगे तो उनकी वर्थ जो है वो उनकी वैल्यू उसमें बढ़ जाएगी ना, वैल्यू एडिशन आ जाएगी उनके अपने कैरियर के अंदर। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्या प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल। चलिए अब इसको हम रिकैप कर लेते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा कंपनसेशन से बात कर लेते हैं। कंपनसेशन हमने जो डिस्कस की उसमें प्रॉफिट शेयर है, मार्केट ओरिएंटेशन है, उसमें बोनसेस जितने आ रहे हैं वो कंपनसेशन में आते हैं,
एंड ग्लोबल प्रोग्राम्स एंड एवेल्युएशंस, ये जो सारी हैं ये भी हमारी कंपनसेशन में आती हैं। फिर इसके बाद आपकी जो बेनिफिट आपको जो मिल रहे हैं, जो बेनिफिट की कैटेगरी है वो है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर वर्क फ्रॉम होम है, और ये आपकी जो टाइमिंग्स में आपको मिलता है, लीव्स आ जाती हैं, सब आपके जो बेनिफिट्स आ जाते हैं। लीव बेनिफिट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट विच यू गेट, जिसमें आपको कुछ कंपनीज में उम्रा लीव मिलती है, हज लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, आपको कैजुअल लीव मिलती है, मेडिकल लीव मिलती है। तो जो ये कंपनसेशंस नहीं है, ये बेनिफिट्स हैं किसी जगह पे काम करने के। तो उसमें टाइम के हिसाब से जो लीव की जितनी भी कैटेगरीज हैं, हर कंपनी आपको हर तरह की लीव ऑफर नहीं करती है। आई हैव हर्ड अबाउट फ्यू कंपनीज जो आपको टोटल 10 और 12 डेज की लीव देते हैं, जबकि बहुत सारी कंपनीज इट्स अ बेनिफिट, ये आपका राइट नहीं है, ये आपका बेनिफिट है जो कंपनी आपको ऑफर करती है, जिसमें आपका लीव, जिसमें आपकी कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, उम्रा लीव, हज लीव, इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लीव्स हैं, पैटर्निटी, मैटरनिटी लीव्स, ये सब उसके अंदर आती हैं। सो इट्स अ बेनिफिट, इट्स नॉट अ राइट। देन अगेन अनदर बेनिफिट इज हेल्थ मेंटेनेंस, जिसमें आपको कैन बी अ हेल्थ इंश्योरेंस, जिसपे भी हमने डिस्कस किया, मे बी ओपीडी के ऊपर आपको मिल जाए, मे बी लाइफ इंश्योरेंस, मे बी आपको इनकैशमेंट मिल जाए, रीइंबर्समेंट मिल जाए। अगेन दिस इज अ बेनिफिट, दिस इज नॉट अ कंपनसेशन। इसके बाद आपकी रिटायरमेंट की प्रोविजंस है। रिटायरमेंट का प्रोविजन ये है कि आपका रिटायरमेंट प्लान है या आपके पास जैसे मंसूर साहब ने रिटायरमेंट प्लान के ऊपर डिस्कस किया वो है, या आपके पास पीएफ है, ये सब चीजें आपके बेनिफिट्स में आती हैं। अगेन हर कंपनी आपको ये ऑफर नहीं कर रही होती, कुछ कंपनीज आपको पीएफ ऑफर करती हैं, कुछ ग्रेजुटी ऑफर करती हैं, कुछ रिटायरमेंट प्लान्स ऑफर करती हैं। तो अगेन दिस इज अ बेनिफिट which you are getting from the company. And then recognition and allowances, again it's not a compensation, it is a benefit to you, that you get a recognition for your work, you get some allowances for your work, or again if you get some training and development, that is again a benefit, that's not a compensation. So compensation में हमारे पास bonuses हैं, compensation में हमारे पास market orientations हैं, और फिर उसके बाद profit sharing है। फिर जो इसके अलावा जो हम जो बेनिफिट्स हमारे एम्प्लॉयज ले रहे होते हैं, दैट इज सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि जब आप अभी आज के ज़माने में तो सबसे बड़ा हमें चाहिए होता है इमोशनल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। उसके ऊपर कुछ कंपनीज ने जैसे इवन आपके लिए टॉक्स रखी हुई होती हैं, एंड मोटिवेशनल टॉक्स हैं, या आपके लिए उन्होंने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कोई जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि कोई जिम की प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है, या इवन दो कि कुछ कंपनीज में दे हैव जिम्स इन देयर इन द बिल्डिंग्स, तो आपको उसमें इजाजत है जाके यूज करने की। सो दैट अगेन हेल्प यू इन दैट, इट्स अ बेनिफिट एज वेल, इट्स नॉट अ कंपनसेशन, इट्स अ बेनिफिट जो आपको मिलता है। जैसे आपको मील ब्रेक्स हैं, ये भी मील ब्रेक भी एक बेनिफिट है कि आप कहीं पे काम करें आपको मील ब्रेक मिल रही है। और फिर उसके अलावा आपको अगर अलाउंसेस मिल रहे हैं कोई, या जो पे रेज है, जो इंक्रीमेंट है, दैट इज अगेन अ बेनिफिट। बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे पे रेज इज अ बेनिफिट, यू कैन नॉट से द राइट, ये आपका राइट नहीं है, ये एक बेनिफिट है जो कंपनी आपको देती है। फिर अचीवमेंट अवार्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। सो ये वो चीजें हैं। पेड वेकेशंस हैं, कुछ कंपनीज जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा अपनी एम्प्लॉयज की वेलबींग का ख्याल करते हैं, they literally they send their employees for paid vacations, या अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो वो उनको पैसे नहीं देते, वो उनको पेड वेकेशन देते हैं, उनको पूरा ट्रिप स्पॉन्सर करके देते हैं, they send that person that go and enjoy that time। सो उनका डिफरेंट तरीके कार है वो। उसमें हमारे लोगों में मोस्टली होता है कि जी इसके पैसे दे दें, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो पैसे नहीं देती और वो उस बेनिफिट को एज अ बेनिफिट ही देते हैं कि एम्प्लॉय शुड गो एंड हैव अ ब्रेक। सो वो इंसेंटिव उसी तरह से दिया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिट्स एंड द compensation. So this was today's talk. If you have any other questions, we are still here and we can discuss. Otherwise, I hand over to Mansoor Saab. If there's anything we can do, we can discuss further. जी, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम पे हो तो आप कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के अंदर कर सकते हैं, इस ग्रुप में किसी डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी तरह भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दिए जा सकें। ठीक है जी।
मैं आपके साथ आज का ट्रेनिंग मटेरियल भी शेयर कर दूंगा और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ज़रूर उसको देखिएगा और फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीक। if you have any questions, do let us know अभी भी। अभी We बात कर have सकते हैं। time. Yes. किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो टोटल रिवॉर्ड्स होता है इसका थोड़ा सा अगर आप बता दें, क्योंकि ये कंपनसेशन बेनिफिट इसमें इंक्लूड होता है, तो थोड़ा सा इसकी डिटेल अगर आप शेयर कर दें तो। टोटल रिवॉर्ड बेसिकली ना एक कंसेप्ट डेवलप हुआ हुआ है इसी कंपनसेशन एंड बेनिफिट को, कि अब ये आप कैसे लोगों को रिवॉर्ड करते हैं ना। तो इस सारा कंपोनेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी भी वो होती है पेमेंट हैं या कंपनसेशन है, वो सारी की सारी मजमूई तौर पे टोटल रिवॉर्ड में आ जाती हैं। फिर इसको अभी और भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है कि हम कौन कौन सी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर ना, कि इस टोटल रिवॉर्ड के अंदर, टोटल रिवॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर और क्या क्या प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर फार्मास्यूटिकल से यहाँ हमारे साथ हैं आयशा, तो पाकिस्तान में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फिरोसन। तो वो क्या करती है, एम्प्लॉय के 2 या 3 बच्चों को वो दे रही होती है, उनके स्कूल की फीस बेयर करती है। ठीक है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है। ठीक है, और जो एक और फार्मास्यूटिकल और केमिकल की ऑर्गेनाइजेशन है जो लकी कोर इंडस्ट्री, जिसका नाम नया हो गया, पुराना नाम उसका ICI पाकिस्तान था। ठीक है, तो वो क्या करती है, आपको इवन जो कोई एम्प्लॉय है उनको व्हीकल लोन देती है, चाहे कोई भी किसी भी ग्रेड का एम्प्लॉय हो। ठीक है, क्योंकि उनके पास किया भी अब आ चुकी है, तो अब वो किया की गाड़ियां देते हैं और साथ या कोई और गाड़ियां देते हैं, या फिर वो ये भी करते हैं कि आपको होम लोन देती हैं। राइट, फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बताता हूँ फार्मास्यूटिकल की मैं बात करना चाहूंगा, एबट। ठीक है, वो क्या करती है, वो ये करती है कि आपके जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं आफ्टर मेट्रिकुलेशन, उनकी कंप्लीट फीस जो है वो स्कूल के एक्सपेंसेस है, कॉलेज के एक्सपेंसेस है, वो बियर करती है। उनका एक फाउंडेशन बनी हुई है जिसका नाम है कार्ला फाउंडेशन, ग्लोबली वो ऑपरेट होती है। तो वहां से वो ऑफर करती है। फिर जैसे चाहे वो किसी भी ग्रेड का एम्प्लॉय है, इवन PN भी है, तो उनके बच्चों को भी वो इस तरह से करती है। तो ये टोटल, और ये आज की बात नहीं है, ये मैं आपको मतलब 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तब से उनकी ये चीजें थी, अब और ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। ठीक है, और ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो टोटल रिवॉर्ड मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट पाकिस्तान में आया है, वो अभी कुछ ही अरसे से इस पे बात हो रही है। ठीक है, लेकिन ग्लोबली इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जब 9/11 हुआ था, तो कुछ मेरे दोस्त थे, बहुत सी कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते थे। तो जब वो बड़े परेशान थे उस वक्त में ना, क्राइसिस में, लोग बहुत से खुश हो रहे थे कि शायद अमेरिका के ऊपर क्राइसिस आ गया है, लेकिन इंडस्ट्री में जो मल्टीनेशनल में काम कर रहे थे वो बहुत ज्यादा उस वक्त डिप्रेस हो गए थे, क्योंकि उनके जो बेनिफिट्स थे, जो उनको बेनिफिट मेच्योर होके मिलने थे, जिसमें स्टॉक ऑप्शन थे, शेयर्स थे। अभी आप सोचें कि GSK में अगर आप काम कर रही हैं, GlaxoSmithKline के अंदर, जो एक बड़ा नाम है ग्लोबली फार्मास्यूटिकल में, वहां पे अगर आपको हर साल उसके कुछ शेयर्स मिल जाएं, जिन्होंने 2-3 साल बाद मेच्योर होना हो, और अभी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस कर रहे हो या आपके टेन्योर के ऊपर बेस कर रहे हो, और आप वो शेयर ले रहे हो, तो आप सोचो कि जब आपको 20-25 साल के बाद जब आपकी जॉब खत्म होगी, आप जॉब छोड़ेंगे, वहां से स्विच करेंगे, तो आपके वो कितने ज्यादा शेयर आ जाएंगे। उस जमाने में मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के पास करोड़ों रुपए की वैल्यू के शेयर्स थे। जब 9/11 हुआ, मार्केट एकदम से गिरी, तो उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि रिकवर नहीं हुआ ना। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर काम करने की बड़ी ज्यादा जरूरत है, और हो भी रहा है काम, और ज्यादा हम इसको एक्सप्लोर भी करेंगे ना। दिस इज द काइंड ऑफ टोटल रिवॉर्ड मैनेजमेंट, कि आपने डायरेक्ट कंपनसेशन तो देनी ही देनी है। इसके अलावा कैसे आप एम्प्लॉय को डिलाइट कर सकते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एक अब सेकेंडरी चीज हो चुकी है, जो कि पहले जिसके उसके ऊपर भी इतनी फोकस नहीं किया जाता था। अब एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के ऊपर या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ एम्प्लॉय डिलाइट के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से भी होता है। तो ये एक टोटल रिवॉर्ड जो है बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर इस तरह से ही जितना जितना आप सोचते चले जाएंगे ना, जितना जितना आप कर सकते हैं उतना आप करते हैं। इवन आप इस वक्त रिसेशन चल रहा है ना पाकिस्तान में, जो LCs नहीं खुल रही, तो पाकिस्तान की 2-3 कंपनीज हैं, जैसे इंटरलूप, टेक्सटाइल के अंदर इंटरलूप है, जिन्होंने डिसाइड कर दिया कि जी अब अपने वो जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरीज डॉलर्स में देंगे, ताकि उनके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ना आए। सॉफ्टवेयर हाउसेज में मैं देख रहा था कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में
ऐसे हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को डॉलर में सैलरी पे करना शुरू कर दी है। अगर फैसल कुरैशी, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 2-3 नाम है पाकिस्तान में, सिस्टम्स इंटरनेशनल है, या इवन सियोन है, या इस तरह की और जो टॉप के ऊपर है, या द रिसोर्स ग्रुप है, TRG, ठीक है। तो ये इन लोगों ने इस इन्फ्लेशन को कॉप अप करने के लिए नई नई स्ट्रेटजीज डिवाइस कर ली हैं, ताकि उनके एम्प्लॉयज जो है उनके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम से कम पड़े। तो ये भी रिवॉर्ड मैनेजमेंट में है। दिस इज अ रिवॉर्ड मैनेजमेंट, जिनके अंदर वो चीज़ों को कॉप अप करने के लिए, चैलेंजेस को कॉप अप करने के लिए नई नई स्ट्रेटजीज लेके आ रहे हैं। जी, कोई और बात करना चाहें, कोई सवाल? थैंक यू सर। सर मैं जितना समझी हूँ, एक तरह से ये टोटल रिवॉर्ड्स हम कह सकते हैं अम्ब्रेला है, जिसके अंदर कंपनसेशन बेनिफिट दोनों चीजें आ जाती हैं। जी, दोनों ऐसी है? जी बिल्कुल, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल फ्रिंज बेनिफिट्स भी, और आपकी डायरेक्ट जो कंपनसेशन है वो सब इसमें आ जाती है। तो इस पे थिंकिंग होती है कि आप कैसे जो फेयर लिविंग वेज देनी है आपने, या एक इतनी वेज, इतना आपने उसको वर्ड जो कंपनसेट यूज करते हैं ना, ये कंपनसेट है। कंपनसेट क्या करते हैं, किस चीज को कंपनसेट करते हैं? वो काम, वो जो एनर्जी आप लगा रहे हो, आप टाइम लगा रहे हो, अपनी एज लगा रहे हो ना, दे रहे हो उनको, एक अपना टाइम पीरियड दे रहे हैं, उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन आपको किस तरह से कंपनसेट करना शुरू करें। दैट इज अ काइंड ऑफ कंपनसेशन ना। तो दोनों तरह से सोचें। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक वी नीड टू लीव नाउ। जी सेशन को एंड करते हैं। तो आप लोगों के लिए कल से वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, हमारे लिए भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज सेशन कंप्लीट हुआ तो हम समझते हैं हमारा वीकेंड अभी से स्टार्ट हो गया। yeah. But the session was very interactive today, and I have also learned so many things from you all. So a very productive session today. Thank you, Mansusa, for your input as always. थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में मुलाकात होती है, फिर हम उस पर कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे अहेड एंड हैव अ नाइस वीकेंड आफ्टर टुमारो। Take care. Okay, thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।